आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ फाइन और थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना पेशेंटली मुझे बियर किया। अच्छा, मैडम आमना ने पूछा है बट हाई सर हाई इंटरेस्ट रेट मींस नो प्रोडक्शन एंड हेंस नो एक्सपोर्ट्स। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें, जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो ऑब्वियसली आपको, यही तो बात है, IMF इज ओनली लुकिंग एट वन साइड। जब आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आपने इंटरेस्ट रेट्स को हाई रखना है, अशफाक हसन साहब और जो बाकी इकोनॉमिस्ट हैं जिनके मैंने लेक्चर सुने, उनसे मेरी अंडरस्टैंडिंग और अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देख के जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि जब जब आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई होता है तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है सफ़र करती है। देखिए, इंटरेस्ट रेट अगर हाई है तो आईटी ने तो पैसे बोरो नहीं करने हैं। देखें, आईटी की सर्विसेज ने या बाकी सर्विसेज ने तो कोई इतना बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप लगाना नहीं है। जैसे मुझे याद पड़ता है कि मैंने पेप्सी की एक असेंबली लाइन देखी जिसकी 70 करोड़ की एक मालियत की मशीन थी और मेरे ख्याल से हार्डली इस रूम के बराबर होगी। अब वो 70 करोड़ की मशीन जो है वो तो बोरो करने के लिए पेप्सी कोला को या कोका कोला को या नेस्ले को 700 मिलियन की अगर मशीन बाय करनी है तो ऑब्वियसली उसने अपने प्रॉफिट में से तो नहीं देना। दुनिया की बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस में वो प्रैक्टिस है जिसमें आप दूसरे के पैसे से अपना बिजनेस लेते हैं। और जो हमारे अकाउंटिंग के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने कोई सीए का अगर कोई स्टूडेंट होगा यहाँ, उसको ज़रूर पता होगा कि जब आप बैंक से बोरो करते हैं तो आप उसकी इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक को। आपने बैंक के 1 बिलियन यूज़ किया और इंटरेस्ट उसको जो पे किया आपने उसकी अपने अकाउंट्स के अंदर उसकी डिडक्शन क्लेम करनी है। एट द एंड ऑफ द डे यू आर हैविंग अ विन विन सिचुएशन। तो यहाँ ये मकसद है बेसिकली कि जब आप मार्केट में पैसा ही नहीं आने देंगे तो आप किस तरीके से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंड करेंगे। मगर मैं आपको दूसरी बात, जो ये डबल एज सोर्ड है, प्रॉब्लम ये बता चुका हूं कि IMF ये इसलिए आपको कहती है क्योंकि IMF को पता है या वो एक सोच के बैठी अपने जहन में कि किसी तरीके से अगर ज़्यादा पैसा आ गया, प्राइसेस बढ़ जाएंगी, महंगाई भी हो जाएगी और ये फिर कंजम्पशन की तरफ चले जाएंगे, फिर इंपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। अब इनके पास पैसा तो आ गया है और इन्होंने इंपोर्ट करके ही अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो इस वजह से वो डेलिबरेटली इस चीज़ को कहती है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को रखना है। यहाँ तक की तो बात आ गई यहाँ कि ये आप इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू कैसे कंट्रोल करते हैं। अब इसके बाद इन्होंने कुछ टैक्सेस के बारे में बात की है। किसी ने कहा कि टैक्स रेट को हाई होना चाहिए। देखें, टैक्सेस को हाई होना चाहिए इन प्रोपोर्शन टू योर इनकम, मगर पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो कि इन्वेस्टमेंट्स करती है, उसको टैक्स ब्रेक्स दिए जाते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब कोई कंसेशन देनी होती है तो आप उसको कंसेशन देते हैं थ्रू मैक्सिमम कंसेशन उसे आप देते हैं इनकम टैक्स लॉ के थ्रू। कस्टम्स ड्यूटी, फेडरल एक्साइज और सेल्स टैक्स, ये वो टैक्सेस हैं जो कंजम्पशन की बेस पे हैं। और ये किससे लिए जाते हैं? ये आपसे लिए जाते हैं। ये टैक्स पेयर खुद नहीं देता, जो मैन्युफैक्चरर है ये खुद नहीं देता, वो अपनी कॉस्ट का पार्ट बना के वो आगे पास ऑन कर देता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपने सिगरेट की एक डब्बी ली, आई एम अ स्मोकर, तो बॉयज़ जो स्मोकिंग करते हैं उन्हें ज़रूर पता होगा। सिमिलरली जो आप में से कोका कोला बाय करते हैं या आप में से पेंट लोग जो ख़रीदते हैं, आपको ये पता होगा कि आप जब कोई कोका कोला की बोतल लेते हैं तो उसके कैप के ऊपर लिखा होता है सेल्स टैक्स प्लस FED। ये वो टैक्स है जो आप पे कर रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरर जो है, जो कोका कोला पाकिस्तान है, ये नहीं पे कर रहा। तो ये तो एक फाइन डिस्टिंक्शन अपने जहन में रखें कि जब कभी कंजम्पशन का टैक्स है, कंजम्पशन का टैक्स है कस्टम ड्यूटी, कंजम्पशन का टैक्स है सेल्स टैक्स, कंजम्पशन का टैक्स जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। ये 3 टैक्सेस कंजम्पशन बेस हैं। ये जब जब आप बढ़ाएंगे तो इसकी कॉस्ट डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर है वो कंज्यूमर पे पास कर देगा। और जैसे ही ये टैक्सेस कंज्यूमर पे पास होंगे आपको लगेगा कि भाई महंगाई हो गई है, और वाकई ऐसे होता है। मेरा एक आर्ग्यूमेंट है, मैं आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं कि PTI की गवर्नमेंट ने महंगाई की है, कुछ कहते हैं कि महंगाई नहीं की। मेरा ओपिनियन इसके बारे में, बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, है कि PTI की गवर्नमेंट ने एक ही सेक्टर को अगर देख लिया जाए उसमें महंगाई की। शुगर सेक्टर, शुगर के ऊपर PTI की गवर्नमेंट के आने से पहले जो टैक्स था वो 8% था, सेल्स टैक्स 8%।
पीटीआई की गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 17% कर दिया। अब शुगर जो है ज्यादा, वो खाता कौन है? वो तो गरीब खाता है। अमीर तो मीठा खाता ही नहीं है, उसने तो अपने वेट को देखना है, उसने तो अपनी बॉडी को देखना है, वो तो कभी कभी खाता है। अमीर तो कम से कम खाता है। सारा जो खाना है वो कौन खाता है मीठा ज्यादा? मीठा जो चाय अगर आपने कभी किसी मजदूर स्टॉल पे पी हो, वो चाय कम और शरबत ज्यादा होता है। ये कौन करता है? क्योंकि उन्होंने अपनी कैलोरीज पूरी करनी है। इसी तरीके से इन्होंने आटा जो है वो, खैर उससे एग्जाम्पल, एक ही सेक्टर अगर आप शुगर को देख लें तो इसके अंदर महंगाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? गवर्नमेंट पे आती है। अगर बॉटलिंग के अंदर आप ये बाकी आप देखते हैं कैनन्स के प्रोडक्ट्स हैं या इन चीज़ों पे, इनकी महंगाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? गवर्नमेंट पे आती है। क्योंकि गवर्नमेंट समझती है कि इन एरियाज में कंजम्पशन का टैक्स जो है ज़्यादा होना चाहिए। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि कंजम्पशन टैक्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि मुख्तलिफ सेगमेंट्स होनी चाहिए ऐसी, बीइंग अ टैक्स ऑफिसर एज वेल एज अ पाकिस्तानी हु बिलोंग्स टू अ लोअर मिडिल क्लास, कि हमारे वो टैक्सेस होने चाहिए जहां हमें उसका कोई ना कोई फायदा हो। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए। एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिल्कुल आपके सॉफ्ट लोन्स होने चाहिए और उन सॉफ्ट लोन्स की मदद के थ्रू विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बिजनेस कर सकते हैं। मगर आप एंटरप्रेन्योर अगर आप बिजनेस को टारगेट भी करते हैं तो आप मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योर्स में आईटी में आ सकते हैं, लो एंड मैन्युफैक्चरिंग में आ सकते हैं। फिनिश प्रोडक्ट्स की तरफ आप एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत जल्दी नहीं आ सकते। आई कुड बी रॉन्ग। आईटी इज ओनली द लीस्ट, आईटी या सर्विसेज बिजनेस, इट इज द ओनली लीस्ट इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव यूनिट। ये वो बिजनेस मॉडल है जो लीस्ट लेबर इंटेंसिव है, जहां आपको कम से कम लेबर, कम से कम मशीनरी है वो रिक्वायर्ड होती है, जहां आप अपना बिजनेस एंटरप्रेन्योर के तौर पे स्टार्ट कर सकते हैं। वरना आपको पता है पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, फूड के अंदर आ गए, एजुकेशन में आ गए। आप बहुत कम देखेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर जो है एक ये रिस्ट वॉच बनाने की तरफ आ रहा है, एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एकदम जो है एक स्पेशल गैजेट बनाने की तरफ आ रहा है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो साइंटिफिक हेरिटेज है वो उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आप वेस्ट में समझते हैं। मतलब वेस्ट में तो गेम ही हो रहा है ना, एक बंदा अकेला उठता है हार्ली डेविडसन खुद बना लेता है, एक बंदा अकेला उठता है वो पूरा एक मशीन कहता है ना, निसान की कहता है जो सुपर रेसर कार है उसका वो बना लेता है, क्योंकि एक लेगेसी चले आ रही है, उन्होंने उस लेगेसी को अपनी आंखों से देख लिया। मॉडर्न साइंटिफिक थॉट ये कहता है कि जितना ज्यादा कल्चरली और इकोनॉमिकली डाइवर्स आपका बैकग्राउंड होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ इनोवेशन होगा आपका। अमेरिका इज अ मेल्टिंग पॉइंट, कल्चरल साइंटिफिक मेल्टिंग पॉट। दुनिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अब चाइना के पास चली गई है, मगर पेटेंट्स उनको गए हैं। जो मेन इंडिजिनस रिसर्च है वो तो अमेरिका के पास ही है। कल्चर बहुत डाइवर्स है, साइंटिफिक प्रोडक्शन बहुत रबस्ट है। क्या वजह है? स्पेस बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, लैंडस्केप बहुत बड़ा है, माइंड स्पेस बहुत बड़ा है। ये कुछ ऐसी इश्यूज है। सर आगा फरहान अली ने पूछा है कि काइबोर रेट्स के थ्रू कंट्रोल करता है। डेफिनेटली काइबोर रेट्स के थ्रू इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद मोहम्मद अमीर हमजा ने पूछा है सर विद द लो एक्सआर, एक्सआर क्या है? आई डोंट नो। इसमें ड्राइव्स अप डेट, करेक्ट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसे ही आप अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या कम करेंगे, मगर आपका पब्लिक डेट जो है दैट इज समथिंग डिफरेंट। उसके बाद इन्फ्लेशन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वी हैव टू कवर सम स्पेस। ये एक स्लाइड है, मैंने बिल्कुल नटशल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जीएनपी वर्सेस जीडीपी। पाकिस्तान का जीडीपी तकरीबन होगा $300 बिलियन। जीडीपी मींस एनी इमेजिनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पाकिस्तान। टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान में कोई फॉरेनर आके कोई स्पेंडिंग करे, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, आप कोई चीज़ खरीदें, आप कोई चीज़ बेचें, पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी उसे जीडीपी कहा जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, बैंकिंग सर्विस हो सकती है, लीजिंग हो सकती है, ये फाइनेंसिंग हो सकती है। एनी इमेजिनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP is the indication of your country's economic health.
और जीएनपी है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का जहां जहां जो भी कंट्रीब्यूशन है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट है। जीडीपी इंडिकेट करता है इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ कंट्री, जीएनपी इंडिकेट्स द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ नेशन। एक तरफ कंट्री है और एक तरफ नेशन है, ये एक क्लियर डिस्टिंक्शन आप इन दोनों में इसमें कर लें। इसकी नेक्स्ट स्लाइड है, मैं इतना ज़्यादा इसकी तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें जो मेजर वर्क है उसकी तरफ जाना है। सर, इज देयर एनी टैक्स ऑन फॉरेन रेमिटेंसेस? फॉरेन रेमिटेंसेस पे किसी किस्म की कोई टैक्स नहीं है। मैडम जोजेना ने पूछा है सर, मैडम ने पूछा है कि क्या आप, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इससे नेक्स्ट, इससे भी नेक्स्ट, बस ठीक है, इट्स फाइन। उसके अलावा जो है इन्होंने मैडम अस्बा हैं, अस्बा तोकीर, सर हाउ वुड यू वी सेंड यू असाइनमेंट? मैं अपना ईमेल शेयर कर लेता हूं, आप में से जो भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे वो पूछ सकता है इस रिलेटेड। उसके बाद मैडम अमन पूछ रहे हैं व्हाई सच हायर टैक्सेस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन कार्स। देखिए, कार्स के ऊपर ज्यादा टैक्सेस तो नहीं है, सिर्फ सेल्स टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, तो और इनकम टैक्स है जब आप गाड़ी परचेज करते हैं, वो तो एक रिग्रेसिव टैक्स है। मगर कार्स की इंपोर्ट के ऊपर रेगुलर टैक्स है। बेसिकली उन्होंने अपनी कॉस्ट इस वजह से बढ़ाई है क्योंकि उनकी इंपोर्ट महंगी हो गई है। जो सिविक आपको मिल रही थी 27 लाख की है, वो 44 लाख की आपको मिल रही है। उसकी वजह यह कि डॉलर रेट बढ़ गया। जो गाड़ी इंपोर्ट हो रही थी 100 रुपये के ऊपर, अब वही गाड़ी इंपोर्ट हो रही है 166 रुपये के ऊपर, तो इस वजह से उसकी प्राइस बढ़ गई है। ऐसा उसमें कोई इतनी ज्यादा तब्दीली नहीं आई, उतनी ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आए। दैट इज व्हाई इट हैज बिकम, अगर यही डॉलर आपका आज 20 रुपए पे आ जाए, एक डॉलर जो है वो 20 रुपए पे आ जाए, तो जो आपकी सिविक 44 लाख की है ये आपको हो सकता है 11.5 लाख की मिल जाए, 10 लाख की मिल जाए। तो ये इस चीज पे डिपेंड करता है। उसके बाद सादुर रहमान कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स किस में आते हैं? देखिए, एक्सपोर्ट्स के आपके कुछ सेक्टर्स हैं, आपके 5 एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं। उसमें लेदर है, टेक्सटाइल है, सर्जिकल गुड्स है, स्पोर्ट्स हैं और कारपेट्स हैं। ये कुछ आपके गुड्स हैं। आपका एक्सपोर्ट सेक्टर एक इंतहाई श्रिंक सेक्टर है। शुक्र करें अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ पाकिस्तानी जिनको थोड़ी बहुत अकल आ गई वो आईटी सेक्टर में चले गए। पाकिस्तान की आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स तकरीबन $4.1 बिलियन है। मतलब ये वो लोग हैं जो होंगे हैंडफुल, 2000, 3000, 4000 मैक्सिमम। मतलब मेरे पास टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान का रह चुका है एंड आई कैन टेल यू ये सारा स्टेट कल्चर है। अगर आप में से कोई टेक्सटाइल ओनर का बेटा हो या बेटी हो तो मैं आपसे बहुत माजरत चाहता हूँ, बट आई थिंक दैट द टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इज द क्रिमिनल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। यू नेम एनी टेक्सटाइल मिल, मैंने आज तक किसी टेक्सटाइल मिल को प्रॉफिट में नहीं देखा। सारे टैक्स लॉसेस में चल रहे होते हैं, डेप्रिसिएशन लॉसेस में चल रहे होते हैं और दे आर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस एट ऑल। सबसे बड़े चोर यही है क्योंकि सारा सेठ माफिया। You will not find even a single multinational in the textile sector of Pakistan. सारा का सारा सेठ कल्चर है। सारी निशात मिल्स है, निशात चूनिया है, बरीजे वाले सी फैम हो गए, अली एम्ब्रॉयडरी हो गया और कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स हो गया, कोहिनूर सरीना टेक्सटाइल मिल्स हो गया। ये सारे में मेरी ज्यूरिस्डिक्शन में रह चुके हैं। और इजाज स्पिनिंग मिल्स, गौहर इजाज की जो लेक सिटी का ओनर है, आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के जो चेयरमैन है, आजकल फिलहाल शायद चेंज तब्दील हो गया। नन ऑफ देम इज अर्निंग एनी प्रॉफिट। और सेल्स टैक्स तो उन्होंने वैसे भी आपसे लेके देना होता है, तो उसमें उनका कोई कमाल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चोर सेक्टर है हमारे मुल्क का। आई एम सॉरी आई हैव टू ओवर जनरलाइज, मगर जो मैंने आंखों देखा है वो मैं आपको वही बता सकता हूँ जो मैंने देखा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके ये सेक्टर्स अगर आपको, मतलब अब तो हार्डली $10 बिलियन से भी कम हो गई आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। तो अगर इतना बड़ा आपको, और उसको भी आप कंसेशन दिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में और पता नहीं कितने फॉर्म में, अगर आपको उससे बेहतर है कि आईटी एक्सपोर्ट्स या मेडिकल अपनी उसके अंदर आप चले जाएं, फील्ड में चले। मतलब हमें इस चीज़ का भी इदराक होना चाहिए कि पाकिस्तान एक मैन्युफैक्चरिंग बेस डेवलप करने वाला मुल्क शायद नहीं है। उसकी वजह यह है कि स्किल्स बहुत थोड़ी हैं
और आप अपनी इंडिजिनस मशीनरी खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे, आपकी स्किल्ड लेबर नहीं है, जिसकी वजह से आप इस स्टेज पे आज बैठे हुए हैं। मगर अगर मुझसे अगर कोई पूछेगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डिक्लाइन है। आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए, आपको चाहिए कि आप सर्विसेज सेक्टर की तरफ जाएं, आप एक बहुत ज़बरदस्त सर्विस ओरिएंटेड कंट्री बने और उसके अंदर अपनी बड़ी पॉपुलेशन को एब्जॉर्व करें। आपके बस का रोग नहीं है कि आप जो है एक टेट्रा पैक जैसी मशीन बना सकें, या आप सीमेंस के लेवल का एक बहुत बड़ा, या आप नॉर्टेल के लेवल की एक बहुत बड़ी कंपनी बना सकें जो कि खुद इंडिजियसली, या सिस्को सिस्टम्स की तरह आप इस तरह की कोई सिस्टम बना सकें कि आप लोग जो हैं इंडिजिनसली ये सारी टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में बना सकें। ये मेरा एक ओपिनियन, आई कुड बी रॉन्ग, मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहता, मगर जो मैं आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूं, मुझे ये लगता है कि अगर आप सर्विसेज की तरफ जाते तो आप बहुत जल्दी वो स्पेस कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें मशीनरी नहीं चाहिए। आपने एक बंदे को अच्छी प्रोग्रामिंग पढ़ानी है, एक अच्छा डेवलपर बनाना है, आपने एक अच्छा उसे सिस्टम एनालिस्ट बनाना है, एक अच्छा प्रोग्रामर बना के आप जो है कंप्यूटर की तरफ जा सकते हैं, डेटा की तरफ जा सकते हैं। ये चीज़ें आप कुछ कर सकते हैं ईजिली, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए और ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव भी नहीं है। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू आप सब कुछ कर सकते हैं। तलहा साहब कुछ कह रहे हैं, जीएनपी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। जीएनपी का मतलब ये है कि अमेरिका में, जापान में, चाइना में कहीं भी पाकिस्तानियों का कोई भी कंट्रीब्यूशन होगा वो अकाउंट फॉर होगा पाकिस्तान की इकोनॉमिक नेशनल हेल्थ के ऊपर, कि पाकिस्तानियों का बाहर जो कंट्रीब्यूशन है वो जीएनपी का पार्ट होगा, और जो लोकल जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, जो भी सर्विसेज आपके मुल्क में हो रही हैं, वो जीडीपी का पार्ट है। अवैस सर पूछ रहे हैं कि आप डॉलर डेप्रिसिएशन इन द फ्यूचर देखते हैं। देखिए, डॉलर को हमने डेप्रिशिएट क्यों किया हुआ है? हमने डॉलर को डेप्रिशिएट इसलिए किया हुआ है कि हम चाहते हैं कि डॉलर जो है, सबसे पहले आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपकी डॉलर की डेप्रिसिएशन को कम करता जाएगा। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स हो जाती हैं 150 बिलियन डॉलर और आपकी इंपोर्ट्स हैं 50 बिलियन डॉलर्स, तो आपके पास 100 बिलियन का हर साल का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ जाएगा। फिर ऑटोमेटिकली आप जो है अपने सरप्लस में चले जाएंगे, ट्रेड सरप्लस में चले जाएंगे। फिर आप चाहें तो अपना डॉलर जो है आप रुपी और डॉलर की पैरिटी है आप उसे रिड्यूस कर दें, मगर ऐसा जो है कुछ हो सकता है फिर आप ना करें। चाइना की जैसे मिसाल है, somebody asked earlier कि चाइना ने इस तरह क्यों किया हुआ है। चाइना ने अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली लो रखा हुआ है ताकि उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, एंड बिलीव यू मी, चाइना हैज अ ट्रेड सरप्लस विद ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। खाली उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मोर देन 3 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो मैं आपको 1 साल 2 साल पहले की बात बता रहा हूं। थैंक यू। इन्फ्लेशन की एक स्लाइड है, हम बाकी क्वेश्चन साथ साथ आंसर में करते रहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्योंकि इन्फ्लेशन के ऊपर अगर आपको कभी भी कोई ऐसे आता है तो ये एक स्लाइड मोर देन सफिशिएंट होगी। और जो मैंने आपको पहली स्लाइड बताई थी जो बजट की थी, जिसके ऊपर मैंने आपको पूरा ऑर्गेनोग्राम बना के दिया था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी एक दफा दोबारा समराइज कर देता हूं। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एग्जीक्यूट करता है, उसके थ्रू वो इंटरेस्ट रेट को देखता है, उसके थ्रू वो इन्फ्लेशन को देखता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, और उसके अलावा एक्सचेंज रेट के थ्रू देखता है। आपकी इन्फ्लेशन को इंटरेस्ट रेट भी इफेक्ट करता है, एक्सचेंज रेट भी इफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन जो है वो 2 किस्म की होती है, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। सबसे पहले जो आप इस स्लाइड पे देखेंगे, मैडम अनीका ने अभी क्वेश्चन पूछा है कि स्लाइड भी रिव्यू कर दें प्लीज मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी की तो बड़ी डिटेल में मेरे ख्याल से आधा घंटा उस पर सर्व हो चुके हैं। चलिए अगर टाइम मिल गया तो मैं दोबारा रिव्यू कर दूंगा, बाकी आप रिकॉर्डिंग में उसे सुन सकते हैं काइंडली, वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो मिलेगा। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो 2 किस्म की इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? मैंने आपको ये कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पहले नंबर पे कट इन इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट 10% पे है, अगर 10% पे है, इसे आप 1% पे ले आएंगे तो मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे,
ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड जब प्रोड्यूस होगी, जब डिमांड जनरेट होगी तो कीमतें भी बढ़ेंगी। जब ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ज़्यादा प्रोडक्ट आएंगे, एक प्रोडक्ट आज एक दफ़ा बिकेगा, फिर 10 दफ़ा बिकेगा, फिर 20 दफ़ा बिकेगा, इस तरीके से आर्टिफिशियली उसकी प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। एक तरीका कार ये है कि अगर आप जब कभी इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, उससे ये खदशा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद ये है कि इंटरेस्ट रेट तो कट गया है, अब आपकी सैलरी बढ़ गई है, इकॉनमी बूम कर रही है, बिजनेसेस के पास पैसा ज़्यादा आ गया है। कोई किसी के पास एक बंदा मर्सिडीज से उतरे, वो फल लेने जाए, या वो कोई किसी गाड़ी से, मतलब मर्सिडीज गाड़ी से उतर के अगर किसी जगह शॉपिंग करने जाए और दुकानदार को खाली यही नज़र आए कि मर्सिडीज से उतरा है, तो जो चीज़ 100 की है वो 500 की ऑटोमेटिकली हो जाती है। जब कभी आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे, इकॉनमी में आप ज़्यादा पैसे लेके आएंगे, आपकी सैलरी एकदम बढ़ जाएगी, आप ख़रीदारी करना शुरू कर देंगे। आपकी तरह सिर्फ अकेले आप तो नहीं है, पूरे पाकिस्तान में हो सकता है 50,000 बंदों की सैलरी बढ़ गई हो। और आपको शायद ये पता होगा कि पूरे पाकिस्तान में होंडा एक साल में सिर्फ 50,000 गाड़ियां बना सकता है, सिर्फ 50,000 गाड़ियां एक स्पेसिफिक मॉडल की, इस तरीके से जो उसकी टोटल कैपेसिटी है। लाख की एक होंडा खरीद लें, कोई बड़ी बात नहीं है यार, 50 लाख इज नथिंग। ये कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, देखें। अभी आया है, अभी नहीं, एक बैनर आया, योर कनेक्शन इज अनस्टेबल। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? अब 50,000 बंदा कुछ भी नहीं है। मतलब पाकिस्तान में, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान में ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है, और आपका ज़्यादातर ब्लैक मनी जो है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं है। टेक्सटाइल में तो मैं मानता हूँ कि है। बरीजे का मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब मेरा अपने ऑफ हैंड में आपको बता, मतलब डायरेक्टली, बरीजे का हमने ऑडिट स्टार्ट किया 2010 में। वो रिट में चला गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट, 10 साल उसने अपना ऑडिट नहीं होने दिया। अब उनके पास पैसे तो पड़े थे, माल भी पड़ा हुआ था, वो उस दौरान चोरी भी कर रहे थे, सेल्स टैक्स भी चोरी कर रहे थे। जब एमनेस्टी आई पीटीआई के पहले दौर में, अभी रिसेंटली, तो उनने 2 बिलियन के स्टॉक के ऊपर, अब उनसे छुपाया नहीं जा रहा था क्योंकि बार बार वो रिट खारिज होने वाली थी। उन्हें पता चल गया रिट खारिज होगी, जिस दिन रिट खारिज होगी उससे अगले दिन एफबीआर ने हमला कर देना हमारी फैक्ट्री के ऊपर और सारा माल सीज कर लेना। उससे पहले तो एफबीआर को इजाजत ही नहीं थी कि उसके प्रेमिसेस में एंटर हो सके, बरीजे वालों में। ये बरीजे की जो है, बरीजे को 17 ब्रांड्स हैं, ये बरीजे हो गया, शिनेवेयर हो गया, ये जितने भी हैं, मिनी माइनर्स, लाइमलाइट, ये एक ही ब्रांड है, ओनर्स भी एक ही हैं। तो इन्होंने, जैसे इन्हें पता चला कि रिट खारिज होने वाली है और एफबीआर नेक्स्ट डे आ जाएगा, तो उन्हीं दिनों एमनेस्टी आई हुई थी, तो इन्होंने 2 बिलियन के स्टॉक के ऊपर, 2 बिलियन का स्टॉक कोई 20 साल पुराना तो नहीं बना पड़ा ना, 10 साल पुराना तो नहीं बना पड़ा, वो तो इसी साल का स्टॉक था। पहले वाला तो इधर उधर मार्केट में इन्होंने इधर उधर बेच दिया था। तो इन्होंने फौरन एमनेस्टी ले ली, मतलब 10 साल इन्होंने अपना ऑडिट नहीं होने दिया। कोर्ट्स के साथ मिलके इन्होंने इधर उधर हमारा केस को लटकाए रखा। गवर्नमेंट का भी यही सीन है। 2012 को उस दिन मेरे पास केस आया है कि उनका 2012 से केस जो है वो रिट में है, अभी तक वो रिट खारिज नहीं हुई। सेल्स टैक्स का केस जो है 2012 का, उनका अभी भी पेंडिंग है। मैडम अमन पूछ रहे हैं कि ये वी डोंट गेट रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलता इन्हें। आई एम नॉट श्योर, ये मैं एडमिन से पूछ लेता हूँ। बाहर मैं रिपीट जरूर कर दूंगा, डोंट यू माइंड अबाउट इट। तो बेसिकली इंक्रीज मनी सप्लाई, मतलब ऐसे बंदे हैं, आपका ब्लैक मनी आपके पूरे मुल्क की सारी आपकी प्रॉपर्टी में पड़ी है, डीएचए में पड़ी है, फेक हाउसिंग स्कीम्स में पड़ी है। आपके मुल्क की 90% ब्लैक मनी आपके प्रॉपर्टी के सेक्टर में पड़ी है। एलडीए, करप्शन का समंदर, एफडीए, सीडीए, ये केडीए, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सारे के सारे एरियाज जो हैं बेसिकली आपकी ब्लैक मनी के होल्डर्स हैं। तो उनमें से अगर किसी के पास 50 लाख, ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है उनके लिए। तो जब जब उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगे, उनके बिजनेस के मार्जिन्स बढ़ेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली बाय करना शुरू कर देंगे, तनख्वाहें बढ़ जाएंगे। अब दूसरा एक इशू आ जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी आपकी मॉनेटरी फ्लो के ऊपर डिपेंड करते हैं। फर्ज करें आपका डॉलर जो है वो 100 से 150 हो जाता है, तो आपकी फ्यूल भी बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गई, इंपोर्ट भी बढ़ गई। ये बेसिकली कॉस्ट की तरफ, कॉस्ट को बढ़ाते हैं, इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है।
अगर गवर्नमेंट ने टैक्स जो है वो 5% से 15% पे कर दिया, 17% पे कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली आपने जो है अपनी कॉस्ट को बढ़ा दिया, क्योंकि उसने तो कॉस्ट आगे पास ऑन करनी है ना। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, फर्टिलाइजर सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो 2% पे उस पर टैक्स चार्ज होता है, उस पर टैक्स चार्ज होता है 2% पे। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, फेडरल गवर्नमेंट ने पिछले बजट में इसे 2 से 5% पे कर दिया। इसका मतलब है कि आपको 3% अब एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, 3% आपको टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जब कभी आपका टैक्स बढ़ता है, आपका रुपी डिवैल्यू होता है, फौरन आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। आई होप मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ इन्फ्लेशन का थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अच्छा, स्टूडेंट्स मुख्तलिफ कमेंट्स कर रहे थे, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करें। डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये है कि जब कभी आपकी इकॉनमी में पैसे ज़्यादा आते हैं, जैसे ही आपकी इकॉनमी में पैसे ज़्यादा आते हैं, आप या तो प्रोडक्शन करते हैं या आप मार्केट में बाइंग करते हैं। जब मार्केट के अंदर परसेप्शन क्रिएट होती है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया है, तो वो आपसे पूछे बगैर कीमत बढ़ा देते हैं, आपसे पूछे बगैर कीमत बढ़ा देते हैं। ये बेसिकली परसेप्शन पे सब चीज़ चल रही होती है। आपने करेंसी डिवैल्यू की, ये तो फैक्ट है। आपने तनख्वाहें बढ़ा दी, ये तो फैक्ट है। इंटरेस्ट कट कर दिया आपने, इंटरेस्ट रेट, ये भी फैक्ट है। बेसिकली आप इन चीज़ों को मैनूवर, जैसे जैसे आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, या मनी सप्लाई आती है, या तनख्वाहें आपकी बढ़ जाती हैं, उससे आपकी डिमांड वाली इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। कैसे डिमांड बढ़ती है? आप 10 बंदे लेने पहुंच जाएंगे सिविक, 15 बंदे, 500 बंदे, 5,000, 50,000, 5 लाख, ऑटोमेटिकली उसकी कीमत बढ़ेगी। या आप नेस्ले को प्रोडक्ट लेना शुरू कर देते हैं, या आप किसी और कोई प्रोडक्ट लेना शुरू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस को वो खुद इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। मार्केट की परसेप्शन ये होती है कि पीपल आर विलिंग टू पे, दैट इज व्हाई दे रेज द प्राइसेस। यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद महनूर मैडम पूछ रहे हैं, मैडम आमना पूछ रहे हैं कि फर्टिलाइजर वाली एग्जांपल देखिए। फर्टिलाइजर पहले था 2% के ऊपर, अब उसे पीटीआई की गवर्नमेंट ने 5% पे कर दिया है। तो जो चीज आपको पहले 102 रुपए की मिल रही थी, अब आपको मिल रही है 105 रुपए पे। ये बेसिकली इसकी कॉस्ट बढ़ने की वजह है। जैसे जैसे गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती जाएगी, बढ़ाती जाएगी, उस तरह से वो चीज महंगी होती जाएगी। इसी तरह अगर आपकी पेप्सी की बोतल जो है, अगर आपकी पेप्सी वालों ने तो बड़ा मैनेज किया हुआ है अपनी प्राइस को, वो अपनी प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज कर देते होते हैं। ये कोका कोला वाले, ऑल्दो उनके पास मार्जिन भी बहुत अच्छा है। अगर उसकी ऊपर 17 उस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है अगर गवर्नमेंट तब्दील कर देती है, तो वो हो सकता है 20 रुपए की बोतल जो है वो तकरीबन 25 रुपी की हो जाए। मैं तो मतलब आई नेवर ड्रिंक एनी सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि पेप्सी या कोका कोला की बोटल्स की क्या प्राइस है। मगर ये है कि अगर उसमें जैसे ही तब्दीली आएगी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी उस पर ज़्यादा लगेगी, सेल्स टैक्स उस पर ज़्यादा लगेगा, तो आपको फ़ौरन वो पास ऑन करनी पड़ेगी कंज्यूमर को प्राइस। मैन्युफैक्चरर फ़ौरन पास ऑन कर देगा वो प्राइस। देखिए ना, बिजनेस का क्या अच्छी बात है, हर कोई कहता है मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो भी कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, आपने ऑटोमेटिकली कंज्यूमर को पास कर देनी है। अगर आप सैलरीड क्लास हैं, तो आपके ऊपर तो गवर्नमेंट ने या आपके एम्प्लॉयर ने साल में एक दफ़ा आपकी तनख्वाह बढ़ानी है। अब अगर आपके जो चीज़ें महंगी हो रही है, सब्जी महंगी हो रही है, दूध महंगा हो रहा है, या आपके कंज्यूमेबल स्टोर्स जो भी महंगे हो रहे हैं, वो तो हो सकता है मंथली वीकली बेसिस पे महंगे हो रहे हो। आपकी तनख्वाह तो साल में एक दफ़ा बढ़ती है, हो सकता है बढ़े भी ना। मतलब पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उसमें 2 साल से मेरी सैलरी तो नहीं बढ़ी। तो बीइंग अ फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज अ डेप्यूटी कमिश्नर 2 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ी, क्योंकि अब इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है कॉन्स्टेंटली। तो यहाँ ये बताने का मकसद है कि ये कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपको ये जीडीपी के सेक्टर्स हैं, कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर है, और उसके अलावा आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अली शाहरुख पूछ रहे हैं कि क्या वजह है कि ये
इंक्रीज प्राइस डू नॉट अडॉप्ट बाय वेस्टर्न एंड यूरोप कंट्री। देखिए उनकी इकोनॉमी फेयरली स्टेबल है, आपकी इकोनॉमी की तो स्टेबिलिटी नहीं है। देखिए उधर तो 20 साल मैं थोड़ा सा बाहर रह के आया हूँ, उधर तो हो सकता है 20 साल बाद जाके किसी चीज की प्राइस बढ़े। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को मैनेज किया हुआ है, अपनी इकोनॉमी के कंटूर्स को देखा हुआ है। उनके यहाँ ऐसे नहीं होता कि अब्रप्ट चेंज हो जाए जिस तरह आपके मुल्क में है। आपके मुल्क की प्रॉब्लम सेंसिटिविटी आपकी इंपोर्ट ओरिएंटेशन की वजह से। अगर आपकी इंपोर्ट ओरिएंटेशन ना होती, आपकी डॉलर फ्लक्चुएशन ना होती, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि हो सकता है 30 साल तक आपके मुल्क में भी महंगाई ना हो। अच्छा, ये एक स्लाइड है, इसे जरा देख लें थोड़ा बहुत। आपकी मुख्तलिफ इकोनॉमिक सेक्टर्स की ये कंपैरिजन है, लेटेस्ट फिगर्स हैं जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2019-20 जो कि अभी है, उससे रिलेटेड मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप ये देख रहे होंगे कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है, मतलब ये जो है तकरीबन 2010 से लेकर 2020 तक इनमें कोई एप्रिशिएबल इंक्रीज नहीं आया, उल्टा डिक्रीज आया। ब्लू में आपका जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, येलो में आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और ग्रीन में आपका सर्विसेज सेक्टर है। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ आपका सर्विसेज सेक्टर है जो कि इंक्रीज हो रहा है। अदर देन दैट आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये दोनों डिक्रीज हुए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ये कुछ हाइलाइट्स हैं बजट की इस साल की, मैं कुछ इनको पढ़ देता हूं, फिर मैं आपको इसको मजीद एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इस दफ़ा का जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो तकरीबन 1.3 ट्रिलियन रुपी है और फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इस दफ़ा का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में से 1.3 ट्रिलियन, वह 1324 बिलियन है। बिलियन कहना आसान होता है, गिनते वक्त बंदे की उंगलियां थक जाती हैं, 9 जीरोस हैं एक बिलियन में, तो ट्रिलियन में 10 जीरोस हैं। 1.3 ट्रिलियन रुपी का आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें से 676 बिलियन आप एलोकेट करेंगे प्रोविंसेस को। जब कभी फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है, कोई उफ्ताद आता है, तो वो सबसे पहले अपने कॉस्ट को कम करने के लिए, एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए, आप लोग खबरों में पढ़ते होंगे, वो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में से पैसे निकाल के वो शिफ्ट कर देते हैं किसी और एक्सपेंडिचर वाले उसमें हेड में। वो या तो डिफेंस को दे देते हैं, या वो इसको दे देते हैं पेंशन वाले फंड में दे देते हैं, या वो उसमें दे देते हैं ये सैलरी के फंड में दे देते हैं। ये बजट एक कोरोना इंस्पायर्ड बजट है। इसके राइट अप को जब आप पढ़ेंगे यू विल बी अमेज्ड कि ऑल्दो कि इस दौरान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकी है, मैं ये समझता हूँ कि डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज हमने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया है। नॉट टू गिव क्रेडिट टू माई सेल्फ, जस्ट टू गिव क्रेडिट टू द गवर्नमेंट कि इस दौरान थोड़ा बेहतर मैनेज किया गया है कुछ चीज़ों को। मगर ये जो बजट आया है जो इस साल का, उसका प्रॉब्लम ये है कि उसने कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए, क्योंकि कोरोना वाले हालात चल रहे थे, आप नए टैक्स नहीं लगा सकते। आप नहीं चाहते कि आप मजीद टैक्सेस लगाएंगे तो बिजनेसेस की ग्रोथ को आपको रोकना पड़ेगा, और बिजनेस ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से, कई बिजनेस तो ऐसे हैं जो शायद हमेशा के लिए क्लोज हो गए हैं। अब आपने बिजनेसेस को भी ऑपरेट करना है तो आपको कुछ तो करना होगा। आपको ये करना पड़ा फिर कि आपने एक ऐसा बजट दिया जिसमें आपने थोड़ी सी तब्दीलियां की। आपने कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए, उल्टा आपने मजीद डोल आउट्स दिए। आपने डोल आउट्स का मतलब यह है कि आपने एहसास प्रोग्राम में कुछ पैसे डाल दिए, आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में थोड़े से पैसे डाल दिए, मजीद आपने कुछ टैक्सेस को कम कर दिया, आपने हॉस्पिटल सर्विसेज, कोविड-19 की आउटब्रेक को, आपने खुर्रम हुसैन का उस दिन का आर्टिकल एक बड़ा शानदार मैंने पढ़ा है, ऑल्दो आई वाज अवेयर कि इन्होंने जो कहा था कि हम 1.3 ट्रिलियन रुपी का पैकेज देंगे, उसमें ज़्यादातर जो है वो ऑलरेडी किस तरीके से, आपको आर्टिकल में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। यहाँ कुछ मैयर्स लिखे हैं, ये बेसिक जो स्टेप्स हैं ये असल बजट की हाइलाइट्स होती हैं जो कि बताता है कि क्या फाइनेंस, ये तो उसकी समरी है। जो फाइनेंशियल लॉ की एंड है, बैक एंड है, वो कुछ और है। जो आप में से लॉ पढ़ चुके होंगे या जिन्होंने कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा होगा उनको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होगा, मगर हमने उस तरफ नहीं जाना। हमने ये जरूर बताना है कि सेल्स टैक्स रेट कम कर दिया गया है, ऑल्दो दिस वुड नेवर बी पार्ट ऑफ योर CSS एग्जाम, मगर ये आपकी अवेयरनेस के लिए इंटरव्यू में भी आपको काम आएगा कि आपको ये पता होगा कि भाई हॉस्पिटल सर्विसेज को गवर्नमेंट ने एलोकेट किया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया इस बजट में, 208 बिलियन एहसास प्रोग्राम में किया जो कि एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी और हेल्प उसको रिड्यूस करेगा।
हायर एजुकेशन के लिए आपने 34 बिलियन रुपए रखे हैं, 180 बिलियन आप एनर्जी, फूड एंड अदर सेक्टर्स पे करेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए कुछ है। अच्छा, मैं इधर मैडम ने मैडम अरवा पूछ रहे हैं व्हाट इज वैट। देखिए, वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स इज वैट। कोई अगर आपसे पूछता है ना कि वैट क्या है, वैल्यू एडिड टैक्स सेल्स टैक्स ही होता है। और ये बेसिकली क्या होता है कि आपने कोई 2-3 आपने कंपोनेंट्स लिए, कोई भी, जैसे फर्ज करें आपने एक रॉ क्लॉथ लिया है, अब आपने उसमें कलर्स भी इंजेक्ट करने हैं, आपने उसमें स्टिचिंग भी करनी है। ये 3 प्रोसेसेस हैं किसी भी शर्ट को बनाने के लिए। उसमें बटन्स भी आपने लगाने हैं, अगर किसी को ज़्यादा शौक होगा तो उसके अंदर वो मज़ीद डिज़ाइन भी हो सकता है, एम्ब्रॉयडरी भी हो सकता है। वैल्यू एडिशन ये है कि आपने 2-3 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स रॉ फॉर्म में या अपने लिहाज से फिनिश भी हों, उनको आपस में आपने असेंबल करना है। और उसकी जो कॉस्ट है, आपने एक चीज खरीदी, 3 मुख्तलिफ रॉ मटेरियल्स खरीदे 200 रुपए के, जब आपने फिनिश प्रोडक्ट बनाया तो वो फिनिश प्रोडक्ट बना 2000 रुपए का। 200 रुपए की चीज खरीदी 3 मुख्तलिफ, उसका एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया 2000 का। अब ये 200 और 2000 का जो डिफरेंस है, ये वैल्यू एडिशन है। इस पे जो टैक्स लगेगा इसको वैल्यू एडिशन टैक्स कहा जाता है। और वैल्यू एडिशन टैक्स हमेशा एंड कंज्यूमर देता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि ऑल्दो ये लेक्चर का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, मगर क्योंकि क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं तो मुझे मैं कहता है आंसर करना पड़ेगा कि आपने जो भी अपने रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन की, वो एंड कंज्यूमर वैल्यू एडिशन पे करेगा। अगर पेप्सी कोला की एक बॉटल मैन्युफैक्चरर को बनाने के लिए 5 रुपए लगते हैं और वो आगे 25 रुपीज में सेल करता है, तो वो 5 और 25 का जो डिफरेंस 20 रुपए है, वो वैल्यू एडिशन है। और उस वैल्यू एडिशन पे 17% टैक्स चार्ज होता है सेल्स टैक्स की मद के अंदर। सेल्स टैक्स जो है वो बेसिकली वैल्यू एडिशन का टैक्स है। अब किसी ने मेरी सैलरी पूछी है, मैडम सैलरी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पूछना कितनी अच्छी सैलरी नहीं है। आई अर्न अराउंड 90,000 रुपी। चलें, ये पर्सनल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप लोग भी जब आएंगे तो यू मे फील डिफिकल्ट टू आंसर अबाउट इट। उसके अलावा हमने महानूर साजिद कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में, उवैस पूछ रहे हैं कि 2% इन्फ्लेशन हर जगह होती है। बिल्कुल, इन्फ्लेशन इज नॉट बैड। प्रॉब्लम इन्फ्लेशन का नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपके अर्निंग के मीन्स दे आर नॉट ग्रोइंग इनकमेंसुरेट विद योर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तो आपके हो गए हैं, एक हाउस होल्ड अगर जिसकी 1 लाख अर्निंग है, उसके एक्सपेंसेस 2 लाख के हैं, और उसकी अर्निंग 1 लाख की है, तो इन्फ्लेशन की वजह से वो 2 लाख तक एक्सपेंसेस पहुंचे हैं ना। तो आपने इस वजह से इन्फ्लेशन को आप लोग डिसलाइक करते हैं। इन्फ्लेशन का तो फायदे भी काफी सारे हैं। बोरोइंग का प्रॉब्लम आपका हल हो जाता है, इन्फ्लेशन की वजह से आपके टैक्सेस बढ़ जाते हैं, आपकी स्पेंडिंग बढ़ जाती है, आपका जीडीपी का साइज बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन इज नॉट दैट बैड। प्रॉब्लम आपके एंड पे ये है कि आपके मुल्क में सेविंग्स बहुत थोड़ी हैं। यू आर नॉट अ सेविंग कंट्री। मतलब मैं अगर सेविंग्स के ऊपर एक एग्जांपल देना चाहूं तो यू वुड बी अमेज्ड कि जो पाकिस्तान से बाहर रह के सेठ, मतलब बाहर रहे हैं ना, वहां तो हराम का माल नहीं होगा या 2 नंबर माल नहीं होगा। तो वहां मैं मतलब 1-2 बंदों से मिला और मतलब वेरी गुड अर्निंग पीपल। आप अमेज, यू विल बी अमेज्ड। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो वो बंदा खुद ना करता हो। मतलब उसने अगर कुर्बानी करनी है तो कुर्बानी खुद करेगा, उसने जेनिटर का काम करना है, उसने क्लीनिंग करनी है, उसने डक्ट क्लीनिंग करनी है, उसने अपना लॉन मूवर खुद करना है, उसने अपनी गाड़ी खुद ठीक करनी है, एवरीथिंग। क्योंकि इन सब चीजों की कॉस्ट एक है जो कि उसे पे करनी है। और ये वो बंदा है जो हर काम खुद करना जानता है, अपना घर भी मेंटेन करेगा, अपने अप्लायंसेस को भी ठीक कर लेगा, एवरी सिंगल थिंग ही विल बी डूइंग इट। क्यों? क्योंकि अगर वो घर पे काम वाली को बुला लेगा, क्या हो तुम जाके झाड़ू पोछा कर लो, वो आएगी पूरा घर का साइज देके, वो तो एक वक्त में $500 ले जाएगी। तो आपको तो $500 देते वक्त दुख होगा अगर आपकी अपनी 2000 या $3500 आपकी सैलरी हो, तो आप तो कहेंगे यार, क्योंकि उधर लेबर तो चीप नहीं है और स्किल्ड लेबर तो बहुत महंगी है उधर। तो इस लिहाज से पाकिस्तान, एवरीबॉडी ट्राइज टू सेव।
आप लोग लकी हैं, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड एक लेक्चर में ही बात, आप एक दूसरे को यहाँ सब हेल्प करने के लिए तैयार हैं। मैं एक लॉ फॉरम का मेंबर हूँ अमेरिका की, एक उसमें कभी कभार पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। बिलीव यू मी, कोई बंदा किसी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने के लिए एक लफ्ज एक्स्ट्रा नहीं बताता अनलेस यू पेड। यू पीपल आर लकी, प्लेजराइज किताबें मिल रही हैं, प्लेजराइज मटेरियल मिल रहा है, इसकी चीज उठाई, उसकी चीज उठाई, आज कहते हैं ना हर चीज आपको व्हाट्सएप पे मिल गई। उधर किसी की जरूरत नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट आपका जो कॉपीराइट है उसको शेयर कर दे व्हाट्सएप के ऊपर। मतलब आप मर्डर से आप बच सकते हैं, मगर आप कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट से नहीं बच सकते। लोग किसी को एक लफ्ज एक्स्ट्रा नहीं बताते, क्यों? यू हैव टू अर्न फॉर दैट, यू हैव टू सफर फॉर दैट। पाकिस्तान इज अ पैराडाइज इन मैनी वेज। बहरहाल मुख्तलिफ चीज़ें ये पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये कुछ हाईलाइट्स हैं। पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो 1.2 ट्रिलियन है। गवर्नमेंट ने कुछ प्राइसेस जो हैं, अब ये एक उस वक्त की मैंने फिगर लिख दी है, गलत है। कोविड-19 के डेज में जो है शुरू में पेट्रोल की क्योंकि कंजम्पशन नहीं थी तो प्राइसेस वर्ल्ड वाइड लो हो गई थी, अब तो फिर रीबाउंड कर गई हैं। तो ये इस गवर्नमेंट की कोई इतनी कोई मतलब कमाल कोई नहीं है। इंटरनेशनल प्राइसेस पे डिपेंड करता है सारा कुछ। कुछ मैथ्स पूछ रहे हैं कि मेरा कॉमन क्या है। आई बिलोंग टू 39th कॉमन। इसे काइंडली चेंज करिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। ओरिजिनली आई हेल फ्रॉम 37th कॉमन। अब कुछ डेफिसिट की बात हो जाए। हमारा डेफिसिट इस साल का बजट का वर्कआउट मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। इस साल का जो डेफिसिट है वो 3.19 ट्रिलियन है। जो डेट सर्विसिंग करनी है, डेट सर्विसिंग को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डेट सर्विसिंग बेसिकली ये है कि आपने जो बैंकों से लोन लिया हुआ है, अपने प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है, आपने उनको ये वापस करना होता है। आप जब कोई डेट या कर्जा लेते हैं, आपने जब उसको वापस करना हो तो उसे डेट सर्विसिंग कहते हैं। और सैलरीज और पेंशन्स, उनमें कोई ज़्यादा इंक्रीज वो फ्रीज कर दी गई हैं। पीएसडीबी जो है वो शुरू में कहा गया था 1.3 ट्रिलियन होगा, ये 650 बिलियन पे ले आए हैं। एफबीआर का टैक्स कलेक्शन का टारगेट इस साल का, जो कि मेरी डिपार्टमेंट का है, वो 4.96 ट्रिलियन है। गॉड फॉरबिड कैसे होगा, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है 2% पे। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि जो स्टेट मशीनरी आपको 25% का टैक्स इंक्रीज दे? बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोरोना वायरस से रिलेटेड स्कीम्स जो है वो 70 बिलियन है। उसके अलावा एलोकेशन है जो एहसास प्रोग्राम की 187। मैं कैंडिडेट से ये कहूँगा कि प्लीज़ पर्सनल क्वेश्चन से रिफ्रेन करें। मेरा कोई दोस्त है, ये नहीं है, ये मेरे ख्याल से लेक्चर का पार्ट नहीं है, आई एम सॉरी। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये कुछ स्लाइड्स हैं, इसको आप एक रीडिंग दे दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। मैं आपको मेन कोर्स स्लाइड की तरफ लेके आ जाता हूँ। बहुत ये स्लाइड आपको विजिबल होगी। इस साल का इकोनॉमिक रिव्यू पिछले साल के साथ कर लेते हैं। जो कोरोना का साल गुजरा है अभी, उसकी ज़रा थोड़ी बहुत रिव्यू कर लेते हैं। पिछले साल पीटीआई के फर्स्ट ईयर में रियल जीडीपी ग्रोथ 3.3% थी, और इस साल कोरोना वाले ईयर में -0.38%, मतलब इकॉनमी आपकी श्रिंक हुई है। इन्फ्लेशन जो है वो 6.8% है, और पिछले साल, इस साल अभी काफ़ी ज़्यादा कोरोना के हालात में भी 11% पे इन्फ्लेशन है, क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा आपके चीज़ों की डॉलर रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से, फ्यूल प्राइसेस की वजह से आप लोगों का बहुत ज़्यादा जो है महंगाई का वो हुजम बढ़ा हुआ है। डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है? बेसिकली आपका जीडीपी अगर फर्ज करें $300 बिलियन है, उसका 76% जो है आप डेट से पूरा कर रहे हैं, मतलब आप कर्जे लेके अपनी जीडीपी को चला रहे हैं। ये मजीद बढ़ गया है। पॉलिसी रेट जो है शुरू में था, पॉलिसी रेट जो है वो शुरू में 12.2 मतलब 12.2% था। पॉलिसी रेट वही है इंटरेस्ट रेट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिटरमिन करता है। कोरोना वाले टाइम में शुरू में ये ज़्यादा था, मगर जैसे ही कोरोना आया तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बिजनेसेस को इनकरेज करने के लिए जो पॉलिसी रेट है अपना, जिसके ऊपर वो लेंड करता है प्राइवेट फाइनेंशियल बैंक्स को, और प्राइवेट फाइनेंशियल बैंक्स को कहता है कि आपने इस रेट पे लेंड करना है, वो 8% है। यू हैव टू गिव इट टू मार्केट एट 8%। डेट टू जीडीपी में आपको रिपीट कर देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में आगे, इसकी कंप्लीट ओवरव्यू है। यू विल फाइंड इट वेरी एलैबोरेट एंड वेरी इलूसिडेटेड, डोंट यू वरी अबाउट इट।
सादुर रहमान पूछें, ये सारी फिगर्स जो है मैंने ये ली हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो लेटेस्ट अभी आया है उसमें से। ये देखिए रियल जीडीपी ग्रोथ है, आप पिछले सालों का कंपैरिजन कर लें। मैं आपको जीडीपी ग्रोथ का ये एक सिंगल चार्ट है पिछले सालों का। पीटीआई की मतलब इफ समबडी इज टॉकिंग अबाउट सक्सेस तो आपके सामने फिगर्स हैं, आप उसको देख लें। पीटीआई कर रही है या पीएमएलएन, मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है। आप 2006 से देख लें, पिछले साल जीडीपी जो था 2017 में 5.3% पे था, 2018 में 5.8% पे, 2019 में 3.3 पे, 2020 में 0.4% पे। प्रॉब्लम क्या आई? क्वेश्चन ये है कि पीएमएलएन के फौरन बाद पीटीआई का ग्राफ क्यों नीचे गिरना शुरू हो गया? क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जैसे शुरू में पीटीआई की गवर्नमेंट आई, जो इन्होंने सिग्नल्स दिए, जो मार्केट में सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई, उसकी वजह से आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट जो है और जो पॉलिसीज की इनकंसिस्टेंसी की वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से ये लोगों को मैसेज गया कि समहाउ पाकिस्तान इज नॉट अ गुड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। ये एक बेसिकली मैं ये समझता हूँ, मेरी नाकिस राय ये है कि पीटीआई डिस्पाइट ऑल द गुड इंटेंशंस, चूंकि अनसर्टेनिटी उसने मार्केट में बहुत क्रिएट कर दी और उसने कंसिस्टेंसी नहीं रखी पॉलिसीज की, और थोड़ी बहुत जो सीपैक की पेमेंट्स की रोल आउट था वो भी रुक गया, तो उस वजह से आपके मुल्क में जो है वो लो हो गया। मतलब इन्होंने कहा था हम जॉब्स क्रिएट करेंगे, लोगों से बाहर से पैसा लेके आएंगे, लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब ये कहना आसान होता है मगर इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू इट इन रियलिटी। आपके सामने ग्राफ है, आपके पास 15 साल का डेटा मैंने इसमें 2006 से लेकर 2020 तक का आपको जो है किया है। इसमें क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि किस देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्मल रेमिटेंस। देखिए इनफॉर्मल रेमिटेंस जो भी बाहर से आएगी वो बैंकिंग चैनल के थ्रू आएगी, और अगर आपके एक बैंक से दूसरे बैंक लोकल लेवल पे कोई भी डॉलर अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो वो बेसिकली जो है आपका कहता है रिमिटेंस का अंदर नहीं आएगा। भले आप बाहर से 50 लाख डॉलर कैश में लेके आ जाएं, वो रिमिटेंस काउंट नहीं होगा। रिमिटेंस वो काउंट होता है बेसिकली कि वो पैसे आते हैं रिमिटेड फॉर्म में। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसे स्टेट बैंक में ले लेती है अपने पास। 10 मिलियन डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट हुई, 10 मिलियन डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास चला गया, उसका कैश इक्विवेलेंट रुपीज में आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देता है। क्यों? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो 10 मिलियन डॉलर आपके हैं, ये तो आपको मिलने चाहिए। वो आपको तब मिलेंगे जब आप बिजनेस लेवल पे नहीं पर्सनल लेवल पे रिमिट कर रहे होंगे, आपके डॉलर अकाउंट से डॉलर अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, वो फिर रिमिटेंस की फॉर्म नहीं होगी। क्यों बिजनेस, क्यों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 10 मिलियन डॉलर जो आपने एक्सपोर्ट किए वो क्यों रख लेता है? क्योंकि कल को आपने भी तो इंपोर्ट करनी है, तो तब आपने भी तो लोकल मार्केट से डॉलर परचेज करना होगा। वो डॉलर किसका है? वो किसी और की एक्सपोर्ट का है। यही कुछ ऐसी एंट्री केसेस हैं जिसकी वजह से जब कभी आपकी मार्केट में डॉलर जो है वो स्टेट बैंक से लोग ज्यादा बोरो करना शुरू करते हैं अपने बिजनेस के पर्पस के लिए, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसकी जो है कदर बढ़ा देता है कि भाई अब $1 के $1 के अगेंस्ट कभी 100 का मिलेगा, कभी $150 का $1 मिलेगा, कभी $200 का $1 मिलेगा। ये वो सारे इशू है जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमिक सर्कल इसमें चल सकती है। पॉलिसी रेट मैंने मैडम बताया था, पॉलिसी रेट वो रेट होता है जिसपे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक डायरेक्शन देता है कि आपने लोकल बिजनेसमैन को इतनी अमाउंट पे लेंड करना है, आपने 1 मिलियन का लोन देना है, 100 मिलियन का लोन देना है, आपने 8% EIGHT 8% पर एनम उस पे इंटरेस्ट देना है। उसके बाद अदनान जमान कह रहे हैं कि बिल्कुल आर्टिफिशियल ग्रोथ थी, आप सही कह रहे हैं। सॉरी, मुस्लिम मिस्टर एम मशहूद ने कहा है 1.9% फॉर जीडीपी। मेरे ख्याल से मैं शायद कोई चीज मिस कर गया हूं, मगर मैंने जो स्लाइड में देखा है वो 1.9 ही है। आई कुड बी रॉन्ग, मगर आप एक दफा दोबारा चेक कर लीजिएगा, शायद 1-2 फिगर्स में डिफरेंस आ रहा हो। दुआ अमान खान पूछ रहे हैं पॉलिसी की इनकंसिस्टेंसी क्या है।
देखिए पॉलिसी की इनकंसिस्टेंसी, सबसे पहले दो कंक्रीट एग्जांपल्स। आपने आईएमएफ के पास जाना था, उल्टा आप आईएमएफ के पास जाने की बजाय आप कभी एक शेख के पास जा रहे हैं, कभी दूसरे शेख के पास जा रहे हैं कि $6 बिलियन सऊदी अरब से पकड़ लिए, $1 बिलियन कहीं और से पकड़ लिया। मार्केट इस चीज पे नहीं चलती कि भाई आपने अपने चाचे से ले ले, अपने उससे ले लिए। ये तरीका कार नहीं होता मार्केट का। आपको आईएमएफ के पास जाना चाहिए था और आप आईएमएफ के पास लेट गए, ठीक है। आप यू वेंट वेरी वेरी लेट, यू नीडेड $9 बिलियन थ्रू फॉर द आईएमएफ फाइनेंसिंग एंड यू कुड ओनली सिक्योर 6%। उसके बाद आपने जो मुख्तलिफ टैक्स ब्रेक्स दी थी वो सारी आपने आधी से ज्यादा विड्रॉ कर ली और रिड्यूस कर दी। तो वो मार्केट में इनकंसिस्टेंसी इस तरीके से आ जाती है कि जब आपने एक पॉलिसी एक गवर्नमेंट दे के गई है, एकदम आके आप उसको रिवर्ट बैक कर देंगे, तो किसने आप पे ट्रस्ट करना है? मेन चीज ये पॉलिसीज की इनकंसिस्टेंसी थी। एक तो दो कंक्रीट एग्जांपल्स मैंने आपको ये दे दी। उसके बाद आपने कहा था कि हम किसी बंदे को पकड़ेंगे, किसी से रिकवरी करेंगे। ₹1 की रिकवरी आप अभी तक किसी से नहीं कर सके। तो ये चीजें जो हैं, ये आपने बिजनेसमैन को हाउंड कर दिया। मैं खुद मियां मंशा उनके बेटे के 2 केसेस में नैब में पेश होता रहा, जिसमें उन्होंने कोई होटल एक्वायर किया हुआ था और उसमें हवाला हुंडी इस तरह का कोई चक्कर था, ये कुछ चल रहा था। सॉरी इट इज द जीडीपी। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज काइबोर, व्हाट इज काइबोर रेट। काइबोर जो है कराची इंटर बैंक ऑपरेटिव रेट, जो बैंक आपको लेंड कर रहे होते हैं पैसे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डेली बेसिस पे काइबोर को अपडेट करता है, वीकली बेसिस पे करता है, मंथली बेसिस पे करता है, और साल का एवरेज रेट भी आपको बताता है। ये बेसिकली जो कैपिटल मार्केट्स में डील कर रहे होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे डील कर रहे होते हैं, उनको इन चीजों का ज्यादा बेहतर इदराक होता है। एक स्लाइड आप अपने सामने देख रहे होंगे जो कि जीडीपी रेट को बता रहा है। उसके अलावा पर कैपिटा इनकम है, उसकी आपको बता रहा है। उसके अलावा जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले साल से इस साल निस्बत बेहतर हुई है। पिछले साल 900 मिलियन थी, इस साल $2100 मिलियन है। उसके अलावा इन्फ्लेशन आपकी बढ़ी है, आपका पब्लिक डेट जो है वो पहले से की निस्बत बढ़ गया है। बजट डेफिसिट आपका पिछले साल की निस्बत परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम है। बजट डेफिसिट को मैं एक्सप्लेन करता हूं, पूरी एक स्लाइड है, यू विल बी वेरी ईगर। पर कैपिटा इनकम कुछ पूछ रहे हैं कि इसका क्या फैक्टर। देखिए, पर कैपिटा इनकम ही तो मेन डिटर्मिनेंट है आपकी हेल्थ ऑफ नेशन का। आपकी पर कैपिटा इनकम $1300 है, इसका मतलब है कि पूरे पाकिस्तान के लोगों की एवरेज अगर ली जाए तो हर बंदा $1300 कमा रहा है। जबकि अगर आप इसे साउथ कोरिया से कंपेयर करें, यूएस से कंपेयर करें, फिनलैंड से करें, स्विट्जरलैंड से करें, उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है? $60,000, $40,000, $50,000। ये बेसिकली बताती है कि किस कंट्री के लोगों की कितनी वर्थ है, उसकी इकोनॉमी की कितनी वर्थ है, ये पर कैपिटा इनकम बताती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आपके मुख्तलिफ सेक्टर की परफॉर्मेंसेस है इस साल की। एग्रीकल्चर ने 2.7% ग्रो किया है। इंडस्ट्री 2.7% 2.7 कॉन्ट्रैक्ट हुई है। सर्विसेज जो है वो 0.6% पे कॉन्ट्रैक्ट हुई है। बेसिकली एग्रीकल्चर में तो यू हैव बीन लकी, यू डिडंट डू एट एनीथिंग एट ऑल। एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि प्रोविंशियल डोमेन में है, आई वोंट बी एबल टू मेक सम क्लियर कमेंट्स अबाउट इट। हम अपनी एग्रीकल्चर पोटेंशियल को बिल्कुल भी सही तरीके से टैप इन नहीं कर सकते। वी कुड डू मच मोर, regrettably we are not doing to that extent। उसकी बेतहाशा रीजंस है, उसका एक सेपरेट लेक्चर हो तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। इंडस्ट्री का मैं आपको बता चुका हूं कि ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज आर गोइंग इनटू नेगेटिव। अब जाके आहिस्ता आहिस्ता उसका पेस पिकअप हुआ है। सीमेंट अपने लोएस्ट एप पे चली गई, स्टील अपने उस पे चला गया, पेंट अपने उस पे लोएस्ट एप पे चला गया। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें, ये वो सेक्टर्स हैं जब आपके चलते हैं तो आपकी इकोनॉमी बढ़ती है, आपकी कंस्ट्रक्शन से आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, आपकी मतलब ऑटो सेक्टर आपका करेगा, आपका स्टील सेक्टर करेगा, आपका केमिकल सेक्टर करेगा। ये आपकी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं जो कि ग्रो नहीं कर पा रही। और सर्विसेज में तो 0.6% कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा बैंकिंग की वजह से तो है ही है। मेन इशू ये है कि आपकी रेस्टोरेंट सर्विसेज आपकी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गई, आपकी आईटी सर्विसेज डिक्लाइन कर गई, आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज डिक्लाइन कर गई, क्योंकि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस ही तो सबसे ज़्यादा बोरो कर रहा होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा बोरो कर रहा होता है सर्विसेज सेक्टर से।
जब वो बोरो नहीं करेंगे, जब आपका एग्रीकल्चर नहीं बोरो करेगा, आपका इंडस्ट्री नहीं बोरो करेगी, तो आपका सर्विसेज सेक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। देखें आप और मैं खुद जानते हैं, मैं पिछले 6 माह से कभी भी रेस्टोरेंट में नहीं गया। मैं पिछले 6 माह से मैंने कोई भी प्राइवेट फंड मतलब कोई इंश्योरेंस प्लान नहीं बाय किया। जब पैसे होंगे तो मैं बाय करूंगा। तो ये जब मैं ये काम नहीं करूंगा तो सर्विसेज की इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपने जीडीपी ग्रोथ रेट का बजट का जो है टारगेट वो देख लें कितना था। ये एक स्लाइड है, इसको थोड़ा सा आपको एक दफा देख लें, देन आई विल टॉक अबाउट इट, ताकि मैं आपको इसको जरा अच्छे तरीके से समझा सकूं। मैं मीनवाइल आपके क्वेश्चंस पढ़ लेता हूं। इसमें मशहूद मैडम हफ्सा पूछ रहे हैं, यू से कि सर्विसेज तो बहुत अच्छा परफॉर्म करी है, कोरोना की वजह से डिक्लाइन आया। अगर कोरोना ना आता तो 4% 5% एवरी ईयर आपको सर्विसेज दे रही हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मशहूद साहब पूछ रहे हैं कि एग्रीकल्चरल टैक्स क्यों नहीं, उसमें स्लैब क्यों नहीं बनाए जाती? एग्रीकल्चर टैक्स में स्लैब्स हैं, आपसे किसने कहा कि नहीं है स्लैब? तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास एग्रीकल्चर टैक्स है और तमाम का एग्रीकल्चर टैक्स की अलग-अलग स्लैब्स हैं। और लॉ ये है कि अगर आपने प्रोविंस में नहीं पे किया तो आपको फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर का टैक्स देंगे तो फिर आप प्रोविंस में नहीं देंगे। ये एक लॉ है, थोड़ा धक्काशाही शुरू कर दी है फेडरल गवर्नमेंट ने। मुख्तलिफ आप लोगों के कमेंट्स हैं कुछ। सर्वे उसके अलावा डॉक्टर मर्दान सज्जाद कह रहे हैं कि हाउ कैन वी गेट दिस इकोनॉमिक सर्वे फुल रिपोर्ट। आप गूगल पे जाएं, आप सर्च करें इकोनॉमिक सर्वे 2019-20, तो उधर आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, आप उसको उधर से पढ़ सकते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आप लोग बहुत कम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा, मैं सारा नहीं पढ़ता होता क्योंकि उसमें से कई चीज़ें मुझसे रेलेवेंट है, कुछ चीज़ें मुझसे रेलेवेंट नहीं है। आपकी स्टेज पे शायद इंटरव्यू के लिए तो ज़्यादा काम आ जाए, लेक्चर प्रिपरेशन के लिए अगर आपको कोई कंक्रीट टॉपिक आता है तो उसके लिए बेहतर है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ाने का मकसद ये है स्पेशल लेक्चर में कि आप लोगों को एक फेयर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इकॉनमी की, कि इकॉनमी बेसिकली है क्या। आप इस चार्ट की तरफ आते हैं। इस चार्ट में सबसे पहले टैक्स रेवेन्यू है और आप वो देखेंगे सब बिलियंस में अमाउंट्स हैं। ये पिछले साल इस साल का टारगेट है। ये बेसिकली बता रहा है कि टैक्स रेवेन्यू में आपने इतना अर्न करना है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में इतना है। आपकी रेवेन्यू का मतलब होता है अर्निंग, ग्रॉस अर्निंग आपकी टैक्स ईयर 2000 ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साल पीटीआई का, ये जो अभी 30 जून 2020 को फिनिश हुआ है, उसकी ग्रॉस अर्निंग थी 6.7 ट्रिलियन, अगले साल के लिए रखी गई है 6.5 ट्रिलियन। प्रोविंशियल शेयर उसमें से निकल जाता है 3.2 ट्रिलियन। अगले साल जो ये साल अभी चल रहा है 2021, करंट ईयर 2021 चल रहा है फाइनेंशियल, ये बेसिकली है 2.8 ट्रिलियन। 2.8 ट्रिलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अंडर द एनएफसी अवार्ड। अब आपके पास जो टोटल नेट रेवेन्यू रिसीट्स बच जाती हैं, मतलब ये है कि आपने कमाया 6000, उसमें से आपने 3000 दे दिया अपने किसी सेकेंडरी फैमिली को। अब आपने अपनी प्राइमरी फैमिली को के एक्सपेंडिचर देख लें। प्राइमरी फैमिली का एक्सपेंडिचर क्या है? करंट एक्सपेंडिचर आपका पिछले साल 6.1 ट्रिलियन था, इस साल आपका 6.3 ट्रिलियन है। और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपका 829 बिलियन है, अगले साल का आपने 790 कर दिया। मतलब आपका जो आपकी जेब में पड़े हैं 3500 रुपए और आपके खर्चे हैं 7000 रुपए, ठीक है। तो 3000 रुपए जो एक्स्ट्रा हैं वो डेफिसिट है, वो आपने इधर उधर से बैंकों से लेके प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट से लेके आपने अपने खर्चे चलाने हैं, और वो डेफिसिट्स का ब्रेकअप भी नीचे दिया है। अच्छा, यहां लिखा हुआ है 3.8। अहमद सर पूछ रहे हैं एनएफसी अवार्ड जो है
नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है, इट इज़ बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द फेडरेशन। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो है वो प्रोविंसेस के दरमियान, फेडरल गवर्नमेंट ने अगर आपको 3 ट्रिलियन रुपए ट्रांसफ़र किए हैं तमाम प्रोविंसेस को, तो एनएफसी अवार्ड के मुताबिक पॉपुलेशन की बेसिस पे हर प्रोविंस को उसमें से उसका शेयर मिलेगा। पंजाब को मिलेगा प्रोविंस से इसकी फाइनेंस की बेसिस, उसकी पॉपुलेशन की बेसिस पे, सिंध को उसकी पॉपुलेशन की बेसिस पे मिलेगा, केपीके को मिलेगा और बलूचिस्तान को मिलेगा। एनएफसी अवार्ड जो है वो बेसिकली पॉपुलेशन और उसमें एक दो और मैट्रिक्स भी हैं, उसकी बेसिस में रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला है बिटवीन द प्रोविंसेस विच दे गेट फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। मतलब फेडरल गवर्नमेंट अगर 3 ट्रिलियन रुपए देती है प्रोविंसेस को, तो एनएफसी अवार्ड के मुताबिक ये 3 ट्रिलियन रुपीस प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसमें कुछ पूछ रहे हैं सर्कुलर डेट क्या है, मैं बताता हूं। सर्कुलर डेट बेसिकली एक इंटर कॉर्पोरेशन डेट है। सर्कुलर डेट इज एन इंटर कॉर्पोरेशन डेट in the power sector which exists between the generation and the distribution companies। सर्कुलर डेट स्टार्ट यहां से हुआ कि मुशर्रफ दौर में 2007 में जब ऑयल प्राइसेस अपनी पीक पे चली गई थी, तो अपनी पॉपुलैरिटी को और इन्फ्लेशन को लो रखने के लिए आर्टिफिशियली पेट्रोल की प्राइस को 55-56 रुपीस पे रखा गया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 50 रुपीस के करीब सब्सिडी दे रही थी पेट्रोल की प्राइस के ऊपर। मतलब पेट्रोल की प्राइस को होना चाहिए था 110 रुपए 2007 में, और उसको आर्टिफिशियली 56-55 रुपीस पे रखा हुआ था ताकि इलेक्शन से पहले ये मैसेज जाए कि इस गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस को बहुत कम रखा हुआ है। उसकी वजह से इन्होंने टाइम पे पेमेंट्स नहीं की पावर सेक्टर को, एक तो कंजम्पशन के लिए लो रखा और फिर बिजली की जनरेशन के लिए भी लो रखा, जिसकी वजह से पावर सेक्टर में एक जो है बहुत बड़ा सर्कुलर डेब्ट हो गया। मतलब पीएसओ ने पैसे देने हैं जेनको के, जेनको ने देने हैं आगे लेस्को को, लेस्को ने देने कहते हैं एनटीडीसी को। ये पूरा सर्कल है जो पावर सेक्टर के अंदर, मतलब मैंने किसी के पैसे देने हैं, उसने आगे किसी के देने हैं, उसने उससे आगे किसी के देने हैं। ये एक इंटर कॉर्पोरेशन डेट है दैट एग्जिस्ट इन द पावर सेक्टर। और ये स्टार्ट मैंने आपको जिस तरह बताया, कैपको के देने हैं पैसे, किसी ने अल्टर्न एनर्जी के देने हैं, और रोश है, इसी तरह और अल्टर्न एनर्जी, मुख्तलिफ नाम है ये पावर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स के, जिनके आपने पैसे देने हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देने हैं। और अब पहले तो 400 बिलियन तक था, अब ये 2 ट्रिलियन के करीब सर्कुलर डेट जनरेट हो गया है। अगर किसी ने प्रेसी देनी हो तो मुझे कैसे अपना मेरे ईमेल पे सेंड कर सकता है, मैं ईमेल बता दूंगा। उसके अलावा अहमद सर पूछ रहे हैं कि टेक्निकली जीडीपी जो है वो रेट, जीडीपी 3.8% श्रिंक नहीं हुआ, ये 0.38% नेगेटिव ग्रोथ में चला गया है इस साल। मतलब गवर्नमेंट ने प्लान किया था इसे 2% पे या 1% पे। अब चूंकि कोविड-19 आ गया तो ये मजीद श्रिंक होके आपका जीडीपी अगर होना चाहिए था, पिछले साल आपने प्लान किया कि ये जीडीपी होगा 300 बिलियन डॉलर, तो इसमें इंक्रीज कर लें 2% या 3% तो ये हो जाएगा तकरीबन 306-307 बिलियन डॉलर। ये श्रिंक होके 292 बिलियन डॉलर पे आ गया है। उसकी वजह क्या है कि आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। जब आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आपका जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो नेगेटिव ग्रोथ होती है। नेगेटिव मतलब डिक्लाइन हो गई, नेगेटिव ग्रोथ हो गई। महद शाहिद कह रहे हैं, आई डोंट नो, ये पूछ रहे हैं डेफिसिट कैसे कम करते हैं। डेफिसिट की सोर्सेज एक दफा देख लें, देन विल कम टुवर्ड्स कि हमने इसे कैसे देखना है। डोमेस्टिक बैंक से हम कुछ पैसे लेते हैं, प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड से कुछ लेते हैं, सरप्लस फ्रॉम प्रोविंसेस लेते हैं, कैपिटल रिसीट्स जो है नॉन बैंक, हमने अपने कैपिटल एसेट्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ फॉर्म्स में हैं, हमको उसके पैसे आते हैं, हम उसके थ्रू जो है फाइनेंसिंग लेते हैं बैंक्स के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फेडरल रिसीट्स जो मैंने आपको बताया था कि फेडरल रिसीट्स क्या है, टैक्सेस की फॉर्म में है फेडरल रिसीट्स। और फेडरल रिसीट्स का मतलब ये कि ये फेडरल आपने पैसे अर्न किए हैं टैक्सेस की फॉर्म में।
उसमें से इनकम टैक्स का 18% शेयर है, सेल्स टैक्स का 17% है, कस्टम ड्यूटी का 5% है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी 3% है। ये मतलब एक चार्ट है। बोरोइंग्स आप देख रहे हैं, बोरोइंग्स का मतलब है कि आपको 5 ट्रिलियन का टारगेट दिया गया, आपने किया 2.5 ट्रिलियन, बाकी 2.5 ट्रिलियन आपने बोरो करना है लोकल मार्केट से और मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आपने वो 2.5 ट्रिलियन पूरा करना है। उसमें डोमेस्टिक बैंक से आप सबसे ज्यादा ले रहे हैं, आप अपनी प्राइवेटाइजेशन जो आपकी प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, OGDCL है, सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उसके अलावा स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान है, उसके अलावा और आपकी जो है कहता है कुछ पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है जहां आपके कुछ शेयर्स हैं, वहां से आप बोरो करते हैं। फॉरेन डेट्स और ग्रांट्स जो आपको IMF की फॉर्म में आती हैं, आप उसमें से कुछ, या ADB की कोई फॉर्म्स आती हैं, आप उससे अपने आप को बोरो कर रहे होते हैं और सरप्लस फ्रॉम प्रोविंसेस को यूज कर रहे होते हैं। उसके अलावा ये कुछ फिगर शेयर किए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रेसी में चेक कर दिया करता हूँ, ऐसे जो हैं मैं ज़्यादा चेक नहीं करता होता। मुझे अगर भेजेंगे तो मैं चेक कर लूँगा, आपको बता दूंगा, मगर आप अगर टाइप करके भेजेंगे तो इट वुड बी मोर इजी, क्योंकि मैं PDF फॉर्म में मेरे लिए प्रिंट आउट लेना और उस पर फिर उसको चेक करना, दैट बिकम्स टू डिफिकल्ट। इतना टाइम अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जॉब में बहुत टाइम लग जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मैं आपको ब्रेकअप ऑफ टैक्स रेवेन्यू बता रहा हूँ कि ये टैक्स रेवेन्यू का ब्रेकअप कैसे है। टैक्स रेवेन्यू का ब्रेकअप आप देख लें कि आपके पास कुछ डायरेक्ट टैक्सेस हैं, कुछ इनडायरेक्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसको देख लीजिएगा स्लाइड्स को अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं जो चीज़ आपको डेफिसिट साइड की बताना चाह रहा हूँ वो नेक्स्ट स्लाइड में है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी लेक्चर आप सबके लिए शेयर होगा, क्यों नहीं शेयर होगा। ये स्लाइड्स आपको इंशाल्लाह मैडम सेंड कर देंगे। मेरा ईमेल है msulaiman112@gmail.com, msulaiman112@gmail.com। मोहम्मद साजिद सत्तार पूछ रहे हैं सरप्लस ऑफ प्रोविंसेस प्लीज बता दें। देखिए, प्रोविंसेस अगर कोई अमाउंट यूज नहीं करते तो वो अपना जो उनको एलोकेट हुई है वो सरेंडर करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को। अब बात यह है कि ये थोड़ी बदमाशी है फेडरल गवर्नमेंट की, कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्यों ऐसे कर रहा है, मगर वो थोड़ा बहुत इन्होंने क्वेश्चन रखा होता है जिसमें आप पंजाब भी सरेंडर कर देता है, KPK की हुकूमत इनके पास है, सिंध में से थोड़ा बहुत ये लोग बारो कर लेते हैं, एडजस्टमेंट्स वगैरह करते रहते हैं। ये स्लाइड जरा इंपॉर्टेंट है, मैं इसी से आपको समझाऊंगा कि आपने डेफिसिट को कैसे समझना है। उसके बाद मजीद कोई टेक्निकल स्लाइड नहीं रह जाती। ईमेल है msulaiman112@gmail.com। अब इस स्लाइड को देखें, यहां सबसे पहले आपने बैनर जो पढ़ना है, मैं इसको पॉइंट आउट कर देता हूं। टैक्स रेवेन्यू पे आए, अब आपने इसी लाइन को फॉलो करना है। टैक्स रेवेन्यू 2019, जो अभी साल 2019 और 20, जो PTI का ये पिछला साल अभी 2020 30 जून को खत्म हुआ है, 5.8 ट्रिलियन का प्लान किया गया था, पिछले साल से 86% ज्यादा था। उसको रिवाइज करके 4.2 ट्रिलियन पे लेके आया गया। अगले साल के लिए 5.4 ट्रिलियन रुपए है, ठीक है। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू नीचे लाइन में 895 बिलियन था, उसको अगले साल उसको रिवाइज करके 1.2 ट्रिलियन कर दिया गया, और अगले साल के बजट में उसको रखा गया है 1.1 ट्रिलियन। अब आप इसमें से नीचे जाएं, प्रोविंशियल शेयर वाले कॉलम को देखें। प्रोविंशियल शेयर कितना है? 2.8 ट्रिलियन। आप आ जाएं बजट एस्टीमेट 2021 के कॉलम में, इस फिगर पे फोकस करें। msulaiman112@gmail.com है, msulaiman112@gmail.com। ये इनको दे दें। अच्छा, अब आपने यहां फोकस करना है कि आपके पास प्रोविंशियल शेयर निकल गया 2.8 ट्रिलियन,
आपके पास नेट रेवेन्यू बच गया 3.7 ट्रिलियन। अब आप अपना एक्सपेंडिचर देखें, एक्सपेंडिचर आपका है वो नीचे आएंगे 7137 की एक फिगर लिखी हुई है, 7137 मतलब 7 ट्रिलियन रुपी आपका अभी एक्सपेंडिचर करना पड़ा है। आप लोग अक्सर सुन रहे होंगे 18th अमेंडमेंट को हम इधर कर देंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बिहाफ पे हमें बोरो करना पड़ता है। एक लिहाज से उनकी बात ठीक है। देखिए प्रोविंसेस आपको क्या कमा के देते हैं, टैक्सेस के अंदर उनके पास अब उनका अपने सेपरेट रेवेन्यू बोर्ड बन गए हैं, वो कितना आपको अर्न करके देते हैं। उनके बिहाफ पे आप तमाम बैंकों के लोन ले रहे हैं, उनके बिहाफ पे आपको एक्सटर्नल रिसीट्स के लिए जवाब दे हैं। इस वजह से आपने शायद सुना होगा कि एक डिबेट स्टार्ट हुई थी पिछले दिनों में कि 18th अमेंडमेंट के अंदर से हम रेवेन्यू कलेक्शन की जो अथॉरिटी है वो हम प्रोविंसेस से वापस ले लेंगे। ऑल्दो मैं उसकी फेवर में नहीं हूं, मैं बीइंग अ टैक्समैन तो मेरा काम आसान हो जाता है कि मेरे पास सर्विसेज का टैक्स ज्यादा वापस आ जाए और मैं उनको दोबारा मॉनिटर करना शुरू कर दूं, मेरी सीटें भी बढ़ जाएंगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये नुकसान होगा कि उसका रेवेन्यू का सेटअप सारा खत्म हो जाएगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये नुकसान होगा कि वो जो अपना एक्सरसाइज कर सकती है रोल बीइंग ऑटोनोमस, वो लूज कर जाएगी। मुझे सिर्फ ये फायदा होगा फेडरल गवर्नमेंट को कि मैं जो हूं फॉर द टाइम बीइंग मैं डेफिसिट से जान छुड़ा सकूंगा, मैं एक्सटर्नल बोरोइंग से, डोमेस्टिक बोरोइंग से बच जाऊंगा, क्योंकि मेरा डेफिसिट है 3.43 ट्रिलियन रुपी, जिसके लिए मुझे हर साल बैंकों से कर्जे लेने पड़ते हैं, एक्सटर्नल डेट लेना पड़ता है, मुझे प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ती है, मुझे प्रोविंसेस का सरप्लस यूज करना पड़ता है, मुझे अपने कैपिटल एसेट्स जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, उसके अगेंस्ट मुझे जो है पैसे अपने गिरवी रखने पड़ते हैं या उनको किसी तरह से डेट में रखना पड़ता है। मैडम पूछ रहे हैं, मैडम सोविया, कि इस तरह तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट डबल डेट्स देखे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो अपने डेट्स बहुत थोड़े लेते हैं। मैंने नहीं देखी अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कोई डेट एनालिसिस हो। अगर हो तो मुझे भी ईमेल कीजिएगा। मेजर ओवरहॉल या मेजर जो फंड रेजर है वो तो फेडरल गवर्नमेंट है, जो कि तमाम अर्निंग कर रही है आपके और हमारे बिहाफ पे। आई विल आंसर दैट इन अ मिनट। आगे चलें प्लीज। ये आपका फेडरल एक्सपेंडिचर है, इसकी स्लाइड है, बड़ा एलोकेंटली इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये मुख्तलिफ ब्रेकअप है कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट की पेंशन्स कितनी जा रही हैं, डिफेंस अफेयर्स में कितना जा रहा है, डेट सर्विसिंग की कितनी बड़ी आपके ऊपर लायबिलिटी है, प्रोविंशियल शेयर, डेट सर्विसिंग, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बहुत छोटा सा है। फेडरल गवर्नमेंट के बारे में कहा जा रहा था कि तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे, तो तनख्वाहें तो बढ़ी नहीं है। फॉरेन लोन रिपेमेंट्स नेक्स्ट, मैं आपको क्योंकि डेफिसिट्स बता दूं। अच्छा, आपने जो ये 3.7 ट्रिलियन रुपी का जो डेफिसिट पीछे देखा था, जिसके लिए आपको बोरो करना पड़ता है, ये है आपका बेसिकली बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या है? आपको बजट दिया गया कि आपने 7 ट्रिलियन अर्न करना है। 7 ट्रिलियन आपने अर्न किया 4 ट्रिलियन, बाकी जो 3 ट्रिलियन का जो गैप है उससे कहते हैं बजट डेफिसिट। ये बजट डेफिसिट हर साल एफबीआर की नाअहली, मेरी नाअहली की वजह से फेडरल गवर्नमेंट को बियर करना पड़ता है। अब बात आ जाती है कि ये बजट डेफिसिट क्यों है? ये बजट डेफिसिट इस वजह से है क्योंकि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो लो है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो ये है कि जीडीपी जो है जितना भी हो उसका हार्डली आप 10% रेवेन्यू में ले रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि आप अपना बजट डेफिसिट, अगर आप चाहते हैं कि आपका बजट डेफिसिट कम हो, तो आपको अपना टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम से कम 20% रखना पड़ेगा। और उस 20% को रखने के लिए आपको अपनी ब्लैक इकोनॉमी के चैनल्स को क्लोज करके उनको टैक्सेशन की साइड पे लेके आना पड़ेगा। मतलब आप हैरान होंगे कि मैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस को देख चुका हूं। यू विल नॉट फाइंड एनी हॉस्पिटल, महंगे से महंगा हॉस्पिटल। लाहौर के कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो जानते होंगे, सर्जीमेट का आपने नाम सुना होगा, आपने डॉक्टर हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, आपने नेशनल हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, और एक नया एवर केयर बना है। इनमें से कोई शायद एक भी प्रॉफिट में हो, सारे के सारे लॉसेस में होंगे। वो ऐसे बिहेव कर रहे होंगे जैसे वो कंगले हैं और उनकी जेब में 1 रुपया नहीं है और खैराती तौर पे हॉस्पिटल चल रहा है, सारे के सारे लॉसेस में है। यू वुड बी अमेज्ड। बहरहाल हमने तो अपनी आंखों से फिगर्स देखी हुई हैं, और उनके डॉक्टर्स जो हैं, मतलब जो ऑल्दो डॉक्टर तो मेरी अपनी फैमिली में भी है, मगर मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि
वो सारा बिजनेस कैश में करते हैं, उनकी मर्जी है वो जितना टर्नओवर शो कर दें, उनकी मर्जी है जितना वो साल की सर्विस शो कर दें, और उसको वो खींच तांच के ब्लैक एंड पे मैनेज करके किसी तरीके से वो बड़ी मुश्किल से, डॉक्टर हॉस्पिटल का मैंने 1 साल का ऑडिट किया था, 1 बिलियन की उसके 1 साल की रिसीट्स थी, और तो पूरे साल का जो प्रॉफिट था वो 30 लाख था। मतलब 1 बिलियन के अगेंस्ट अगर आप 30 लाख रुपए इनकम अर्न कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता, मगर वो सब चीजें मैनेज्ड होती हैं। तो बहरहाल बजट डेफिसिट जो है वो आपके जीडीपी, टैक्स टू जीडीपी रेशियो की वजह से क्रिएट होता है। उसमें एफबीआर की नहली है, एफबीआर का सेटअप है, और उसके अलावा लोगों का कल्चरल एटीट्यूड है। लोग कहते हैं कि अगर हमने हुकूमत को पैसे दे दिए तो हुकूमत जो है वो अपनी अयाशियों में उड़ा देगी, मिनिस्टर्स पे खर्च कर देगी, मेरे जैसे ब्यूरोक्रेट्स को नवाज देगी, और बहुत बड़ी लंबी डिबेट है, वो वी शुडंट बी गोइंग टू दैट। बजट डेफिसिट प्लस अदर लाइबिलिटीज जो आपने डेट सर्विसिंग की फॉर्म में करनी होती है, कुछ इंटरनल लोन्स हैं, कुछ एक्सटर्नल लोन्स हैं, ये आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल लोन्स और बजट डेफिसिट शामिल होकर आपका फिस्कल डेफिसिट बनता है। फिस्कल डेफिसिट जो है आपका मेजर डेफिसिट है, जो कि आपको हर साल आपके एक प्रॉब्लमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि ये कर्जे हैं आपने वापस। इन सच डेफिसिट कोई बड़ा मसला नहीं है, मगर प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी इकॉनमी हर वक्त पुअरली परफॉर्म कर रही हो, तो बार बार आप अपनी इकॉनमी को, मतलब एक हफ्ते तो आप किसी से पैसे लें, 1 महीना किसी से पैसे लें, आप हर साल पैसे लिए जा रहे हैं, हर साल पैसे लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी अपनी वर्थ लूज कर रही है। डेफिसिट इन इटसेल्फ इज नॉट बैड। पूरी दुनिया में डेफिसिट्स के ऊपर बिजनेसेस चल रहे होते हैं, और ये कोई बड़ा मसला नहीं है। जो बिजनेस कम्युनिटी से आप में से या मेरे दोस्तों में से कोई ताल्लुक रखता होगा, उनमें से जरूर आप लोगों को पता होगा कि डेफिसिट इन इटसेल्फ इज नॉट बैड। प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब आपको इसके लिए एक्सेसिव पेमेंट करनी पड़े, क्योंकि यू आर बोरोइंग मनी एंड यू आर डूइंग बिजनेस एट द एक्सपेंस ऑफ द पॉपुलेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैडम बुशरा ने क्वेश्चन पूछा है। मैडम देखें, ये तो ओरिएंटेशन का क्वेश्चन है। अगर मुझे ओरिएंटेशन के लिए कभी बुलाया गया तो मैं इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। अब एक और अभी जो परसेंटेज ऑफ फिस्कल डेफिसिट है वो मैंने आपको पिछले स्लाइडों में शो की है, तकरीबन 7.4 है। पिछले साल जो टोटल है ओवरऑल ऑफ द बजट है, उसका फिस्कल डेफिसिट जो है वो 7.4% है तकरीबन। जो उसके बाद आ जाता है ट्रेड डेफिसिट। ये सबसे ज्यादा खतरनाक डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट। और ये वो डेफिसिट है जिसकी वजह से आपको बार बार आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। आपकी इंपोर्ट है 20 बिलियन, एक्सपोर्ट है 20 बिलियन, इंपोर्ट है $50 बिलियन। जो $30 बिलियन है, आप अगर इधर एक देखेंगे ये डेफिसिट यूएसडी बिलियन में, एक 18 की फिगर है, एक 19 की फिगर है। उसमें एक रेड में आ रहा है 23,934 फिगर। ये $23 बिलियन जो है ये डेफिसिट है फॉरेन करेंसी का। इसका मतलब है कि आपके पास अब $23 बिलियन नहीं है। उस $23 बिलियन के अंदर शुक्र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि 17 या $20 बिलियन के करीब फॉरेन रिमिटेंसेस आ जाती हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आ जाती हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी की वजह से। ये 20 लाख या 50 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी, दे आर बेटर देन दोज जिनको हम जलील करते हैं पाकिस्तान में। जब वो आते हैं थप्पड़ मारते हैं, उनको प्रॉपर्टी के मसाइल में उलझा जाते हैं, उनके प्लॉटों पे कब्जे कर लेते हैं, उनके और मसाइल में डाल देते हैं। These 5 million Pakistanis earn 20 billion and the rest 215 million Pakistani hardly earn more than $20 billion for the country. बहरहाल ये एक सेपरेट डिबेट है। ये जो $23 बिलियन है ये डेफिसिट है, और ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस या करंट अकाउंट डेफिसिट जनरेट करता है। उसकी वजह से जब आपके पास $23 बिलियन का आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, और आपके पास रेमिटेंस कभी कभार आ रही होती है, रोज नहीं आ रही होती, उसकी वजह से अब आपको हर दफा आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। और यही आपका आईएमएफ के पास जाने का नुकसान होता है कि आपको एक्सटर्नल पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दानियल नदीम सर कह रहे हैं, सर द ओनली सोल्यूशन फॉर डेट सर्विसिंग ड्वेल्स विद द ग्रेट इकोनॉमिस्ट एवर दैट इज खादिम हुसैन रिजवी। मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज ऐसी कमेंट्स ना लिखें।
अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है आपका वो किस तरह बनता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ये आपका ट्रेड डेफिसिट है और इसमें आपकी अदर पेमेंट्स भी आ जाती हैं जो कि आपने आईएमएफ की पेमेंट करनी है, एडीबी आपको $1 बिलियन दे रहा है, अगर आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है, आपको वर्ल्ड बैंक दे रहा है, अगर आपको कोई भी अमाउंट मिल रही है, बिलीव यू मी इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। $1 बिलियन कोई किसी को अल्लाह वास्ते के लिए नहीं दे सकता, मतलब इट्स अ बिग अमाउंट, कोई क्यों देगा आपको, अनलेस यू आर फाइटिंग अ वॉर फॉर देम, एंड दैट इज आल्सो लाइक जस्ट लाइक पीनट्स, मतलब आपने उससे ज्यादा ही लूज किया है। ट्रेड डेफिसिट आपका जो है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट में होता है और ये और अदर लाइबिलिटीज शामिल होकर आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट को क्रिएट करती हैं। ये करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इसकी वजह से आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। जब जब आप आईएमएफ के पास जाएंगे आपकी इकोनॉमी के लिए इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे दैट यू वोंट बी एबल टू केटर टू देम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट लेक्चर अभी जल्द होगा इंशाल्लाह, लेट्स सी। मेरा तो आज ही के 2 लेक्चर्स हैं। बिल्कुल, ये ताहिरा मैडम कह रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट इंक्लूड्स लोन टेकन फ्रॉम स्टेट्स, बिल्कुल 100%। ये करंट अकाउंट डेफिसिट की परफॉर्मेंस है। अभी आधा घंटा मैं आपका मजीद लूंगा क्योंकि मैंने आपको ये लेक्चर पूरा कराना है। मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं बहुत सारे। आई लव टू सी दैट यू आर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मगर ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम काफ़ी चीज़ें शायद मैं ना जवाब दे सकूं। आई विल गो फॉर अनदर लेक्चर अगर मुझे टाइम मौका मिला। ये करंट अकाउंट डेफिसिट है आपका पिछले सालों का। ये स्लाइड्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं, आप उनको देखें, आपको समझ लेगी कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका जो है आपकी इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं और ट्रेड डेफिसिट है। आपकी जो है करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले साल जो है वो $10 बिलियन था, इस साल जो है वो $2.8 बिलियन है। और इसकी मेन वजह है कि आपने कोविड-19 के टाइम में, टाइम ड्यूरेशन में आपने इंपोर्ट्स कम की और ऑब्वियसली आपको इस दफा रिमिटेंस भी ज्यादा आई है, तो इसकी वजह से आपका मतलब कोरोना के दिनों में इतना बुरा भी नहीं हुआ, इकॉनमी श्रिंक हुई है, मगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आर्टिफिशियली आपने कंट्रोल किया हुआ है क्योंकि आपने इंपोर्ट्स को जरा थोड़ा जो है वो किया हुआ है, स्क्रू किया हुआ है फिल वक्त। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये साइज ऑफ बजट्स है। अगर आपको कोई ये कहता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं है, मैं नहीं समझता। मेन प्रॉब्लम है इकॉनमी की कॉम्पिटिटिवनेस। अगर हम लोग इकॉनमी की कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप करना चाहते हैं तो मैंने आपको शायद एक सजेशन के तौर पे कहा था कि हमें अपने कुछ सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। या तो हमें एग्रीकल्चर को लेकर चलना पड़ेगा। खाली आपके जो हिमालयाज के वाटरशेड से आपका पानी जो है इस पूरे डेल्टा तक आ रहा है, इंडस डेल्टा तक, इसकी वर्थ जो है खाली $45 बिलियन है इन टर्म्स ऑफ रॉ इकोनॉमी। अगर आप इसको सही यूटिलाइज करें तो आप तो अपने एग्रीकल्चर को कहां से कहां लेके जाते हैं। मेन चीज ये है कि आपके यहाँ ऐसा सेटअप नहीं है, यील्ड नहीं है, आपकी लैंड के इश्यूज हैं, आपके वाटर के इश्यूज हैं, आपकी कहता है ऐसे इंफॉर्मेशन सेंटर्स नहीं है जो कि आपकी यील्ड के लिहाज से, गाइडेंस के लिहाज से, सोइंग के लिहाज से, आपको एग्रीकल्चर के लिहाज से वो बता सकें। और खाली रॉ एग्रीकल्चर इज नॉट दैट गुड। आपने यार न्यूटेला जैसा एक प्रोडक्ट नहीं बनाया यार, आपके पास गंदुम है, आपने मतलब अब कोई कॉर्नफ्लेक्स जैसा कोई अच्छा ब्रांड ऐसा नहीं बनाया जो पूरी दुनिया में कोई कहे कि भाई केलॉग्स खत्म हो गया अब ये आ गया, वीटाबिक्स जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया। जब तक आप उसको ये शक्ल नहीं देंगे तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि खाली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है सब्जी उसके ऊपर आप चल सकते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है। नेवरदलेस मैं ये कहता हूं कि स्टिल देन इन बुरे हालात में भी आपकी इकॉनमी ये आपको बता रही है कि ये स्लाइड कि आपकी बजट जो है वो 2.5 ट्रिलियन से आपका बजट इंक्रीज करता करता 2010 से 10 सालों में 7.5 ट्रिलियन रुपीस तक आपका बजट पहुंच चुका है। मुख्तलिफ क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ आपका करंट एक्सपेंडिचर है। करंट एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था जो फेडरल गवर्नमेंट का करंट एक्सपेंडिचर है, ये आप देख रहे हैं हर साल इंक्रीज कर रहा है स्लाइड के अंदर। ये बड़े एलोक्वेंटली एक्सप्लेन्ड है, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको कुछ इकोनॉमी के 1-2 चीज़ों पे लेके जाना चाह रहा हूँ। स्लाइड्स इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक दफ़ा पूरा एनालिसिस हो जाए। ये आपका पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की कुछ स्लाइड है।
हर साल जो है हम कहते हैं कि हम 600 मिलियन देंगे, 600 बिलियन देंगे, खर्च करेंगे डेवलपमेंट पे, फेडरल गवर्नमेंट कहती है, मगर किसी ना किसी तरह वो उसको स्लैश करती रहती है। मैंने आपको पहले कहा था कि पहली कैजुअलिटी, जब कभी भी आपको एक्सपेंडिचर में प्रॉब्लम आएगा, सबसे पहले आपके डेवलपमेंट को ये लोग जो है ख़त्म करते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है रिड्यूस करती है। जबकि होना ये चाहिए कि आप हेल्थ के ऊपर अच्छा इन्वेस्ट करें, आप एजुकेशन पे अच्छा स्पेंड करें, और आप उसका डिविडेंड देखें यार। आप अपने बंदों को बाहर पढ़ने के लिए भेज के उनको कहें पाकिस्तान में आए, अपनी इंडिजिनस जो चीज़ें हैं उनको इस्टेब्लिश करें, उनको अच्छा माहौल दें, पीस ऑफ माइंड दें। मतलब ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो कहते हैं ब्रेन्स लाइक हार्ट्स गो वेयर दे आर मोस्ट अप्रिशिएटेड। मतलब किसी को अगर अप्रिशिएशन नहीं मिलेगी मतलब काम के लिहाज से, तो वो उधर काम नहीं करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फरूख जेब सर कह रहे हैं कि किस वजह से बजट एक्सपैंड, देखें इन्फ्लेशन की वजह से भी है, मगर आपकी इकोनॉमी ने ग्रो भी तो किया है ना। आपकी इकोनॉमी में सीपैक का भी प्रोजेक्ट आया है, आपकी इकोनॉमी में बेतहाशा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है। ऐसी बात नहीं है कि आपकी इकोनॉमी ने ग्रो ही नहीं किया। मैंने आपको जो पिछली स्लाइडें दिखाई थी, 2006 से लेकर 2020 तक की आपको जीडीपी ग्रोथ की आपके पास स्लाइडें मौजूद हैं इधर। उसके बाद ये फिस्कल डेफिसिट है आपका फिस्कल डेफिसिट जो है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है वो भी इधर मेंशन है। यहां इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि पीएसडीपी को देखें। पीएसडीपी के प्रॉब्लम ये है कि जब आपने अपना डिफेंस बजट ज्यादा बढ़ाना होता है, आपको पे या पेंशन में ज्यादा देना होता है, आपने कोई नई मिनिस्ट्री को एलोकेशन देनी होती है, आपने सर्कुलर डेट को कंट्रोल करना होता है, तो सबसे पहले आप पीएसडीपी को खत्म करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये बिलियंस में अमाउंट है ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट की, ये आप देख लीजिएगा। मैंने डबल मेंशन इसलिए किया था कि आपको ये जीडीपी ग्रोथ रेट है 2010 से लेकर जो है 2021 तक का। ये स्लाइड भी आप देख लीजिएगा, ये पहले ऑलरेडी भी एलैबोरेटेड है मगर मैंने इस फॉर्म में कर दिया। ये इन्फ्लेशन है आपके मुल्क में। इन्फ्लेशन के लिए मैंने आपको यही बताया कि आपके मुल्क में इन्फ्लेशन हमेशा एक्सचेंज रेट के थ्रू कंट्रोल होती रही है, क्योंकि आप एक इंपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क हैं। डॉलर की प्राइस कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। क्योंकि आप देखें ना, आप मतलब अब बात फिर वो कहीं और चली जाएगी। आपके मुल्क में लोगों के यू हैव नॉट मेड एनी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। आपको चाहिए था कि एक आप अच्छी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाते, आपने हर बंदे को गाड़ी खरीदने पे लगा दिया है। अगर आपकी एक अच्छी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी होती है, आप फ्यूल सेव कर सकते हैं, आप एक वॉकिंग नेशन बन सकते हैं। आपके मुल्क में तो कोई पैदल चलने वाला नहीं है यार। वेस्ट में लोग पैदल चलते हैं, अपनी दोनों टांगों को यूज करते हैं, सबवेज इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी सेविंग ड्राइव्स हैं। उन्होंने अपने ऑफिस को ऐसे मॉडल किया हुआ है कि किस तरीके से ऑपरेट करना है, कितने बंदों ने कैसे किधर जाना है, किस तरह ट्रैफिक का फ्लो करना है। उन्होंने तो साइंटिफिक लाइंस पे इन चीजों को सोचा हुआ है। आप लोगों ने मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्रांसपोर्टर्स को रजा दिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को रजा दिया। मतलब वो तो बिलियनर्स बन गए ना इस खाते में। आपने मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक अच्छी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाई होती, बिलीव यू मी, आपके फ्यूल एक्सपेंडिचर कम हो जाना था। आपने तो वो भी नहीं किया अच्छे तरीके से, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया। तो और सीएनजी का इधर किसी ने, अजीज ने लिखा है यार, सीएनजी के अंदर यू जस्ट मेड सो मच ब्लंडर्स। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपका एक रिस्ट्रिक्टेड नेचुरल रिसोर्स था, आपने उसको 5 सालों में फूक करके रख दिया। आपने उस पर गाड़ियां चला दी, बसें चला दी। आपके मुल्क में सीएनजी खत्म होने वाली थी, आपने मेट्रो की बस सीएनजी पे चला दी। मतलब ये अगर आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज होंगी। अब मेट्रो 28 बिलियन रुपए की सब्सिडी ले रहा है मेट्रो लाहौर, उसी तरह जो मेट्रो रावलपिंडी है वो ले रहा है। अब बीआरटी उधर स्टार्ट हो गई है पेशावर में। ये सब्सिडाइज सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनको, और इसको मॉनिटर कौन कर रहा है? टर्किश कंपनीज कर रही है, क्योंकि मैं खुद दोनों मैं देख रहा हूं। अच्छा, वो टर्किश कंपनीज भी लॉसेस शो कर रही हैं, ठीक है, और वो आपको पाकिस्तानियों को मतलब कुछ आप में से थोड़े ऐसे होंगे जिनको टर्की पसंद होगा, बट मैंने उनकी कंपनीज की परफॉर्मेंस देखी है, उनकी कंपनीज की परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं है। यू कंपेयर दैट टू यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, पैथेटिक यार। टर्की इज पैथेटिक। मतलब अपना व्यू पॉइंट होगा, शायद आपको ड्रामे देख के कुछ अच्छा लगे, मगर रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। रियलिटी ये है कि अनबीटेबल फिनलैंड, अनबीटेबल ऑस्ट्रेलिया, अनबीटेबल साउथ कोरिया, अनबीटेबल चाइना भी अच्छा नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये कंट्रीज ऐसी हैं, यूके हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया,
फ्रांस हो गया, इटली हो गया, अमेरिका हो गया, ये वो कंट्रीज हैं जिनके यहाँ कॉर्पोरेट चीजें जो हैं वो बहुत रेगुलराइज्ड हैं. दीज कंट्रीज with their multinational don't cheat that to that extent to which Turkey is cheating, to which China is cheating. मतलब मेरा एक ओपिनियन, आई कुड बी रॉन्ग अबाउट दैट. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये कुछ रेवेन्यू का आपका है कि आपकी मुल्क में कैसे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, ये भी आप स्लाइड देख लीजिएगा. उसके बाद एफबीआर की टैक्स कलेक्शन है, ये आप देखना चाहें रेवेन्यू की, ये देख सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी एनालिसिस है 2007 से लेकर आज तक का, कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किस मॉनेटरी रेट के ऊपर, किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर प्राइवेट सेक्टर को लेंड करता रहा है थ्रू बैंकिंग सेक्टर. उसके बाद पब्लिक डेट है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. उसके बाद ये पब्लिक डेट एंड जीडीपी टू डेट टू जीडीपी रेशियो है. आपके मुल्क में ज्यादातर डेट टू जीडीपी जो है, इसमें सर अली रजा ने पूछा है, हम वी हैव टू लर्न ऑल दिस. नहीं, आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग देनी है इकोनॉमी के बारे में, कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि जब यू आर गोइंग, यार सीएसएस एक डिफरेंट फील्ड बन गई. ये आप लोगों के लिए मैं इसलिए रिपीट करना चाहूंगा कि यू आर पिटेड अगेंस्ट पीपल हु हैव आर गोइंग टू हैव सर्टेन एडवांटेजेस. अगर आपके पास वो एडवांटेज नहीं है तो बिलीव यू मी, यू वोंट बी एबल टू कम्पीट इन सीएसएस. आप इंटरव्यू में अगर आपको ये चीजें पता हो, आप 300 में से 220 नंबर ले सकते हैं. 220 और 200 में हो सकता है आप टॉप 10 पाकिस्तान में बैठे हो. अगर ये चीजें आपको इस स्टेज पे पता होंगी तो एक लॉ ऑफ एडवांटेज है. लॉ ऑफ एडवांटेज ये कहता है कि जिसके पास एक एडवांटेज होगी उसके ऊपर सिस्टम एक और एडवांटेज शॉवर करेगा. मतलब मिसाल के इसे एक लाइटर मोड में देखेगा. जस्ट इमेजिन अ प्रिटी लुकिंग पर्सन विदाउट जेंडर. यार उसकी प्रिटीनेस की वजह से 100 स्टीरियोटाइप्स क्रिएट हो जाते हैं उसके बारे में. ही इज गुड, अच्छा गुड लुकिंग, यार ये नाइस भी होगा, ये कॉम्पिटेंट भी होगा, ये फेथफुल भी होगा, ये अच्छी डीलिंग करने वाला भी होगा, इसके अंदर ये टैलेंट भी होगा. ही कुड बी अ गुड आर्टिस्ट, ही कुड बी अ गुड वोकलिस्ट, ही कुड हैव दिस चार्म टू वू दिस मीटिंग इन फेवर ऑफ अस. तो मेन चीज क्या है? एडवांटेज. एक एडवांटेज है प्रिटीनेस. अब आप उसको किसी भी लेवल पे लेके चले जाएं, तो अगर आपके पास ये एडवांटेज होगी किसी भी लेक्चर के फॉर्म में, मतलब ये स्पेशल लेक्चर तो मैं, आई डोंट वांट टू बी सेल्फ सर्विंग, मतलब मैंने तो 2 लेक्चर पढ़ा के आपको यहाँ से चला जाऊंगा. मैंने तो नहीं आपको किसी को कहा कि मतलब यू शुड कम टू मी फॉर एनी टीचिंग और एनीथिंग एल्स, मगर मैं आपको सिर्फ एक कंपटीशन के लिहाज से बता रहा हूँ कि ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जब आप एक्वायर करेंगे तो आप सीएसएस में अपने आप को एलिजिबिलिटी के तौर पे पेश कर सकेंगे. नहीं, आपको सब याद नहीं करना, आपको अंडरस्टैंडिंग करें ना. मैडम सबा कह रहे हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. मैडम आप इसको वक्तन फवक्तन रिव्यू करते रहे. मैंने राइट अप एक छोटा सा प्रिपेयर किया हुआ है, उसको आप देखिएगा. 6 पेज का राइट अप है. इट विल बी मोर देन सफिशिएंट. अच्छा, उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस है. इससे आगे चलें, मैं आपको कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस के ऊपर 10-15 मिनट में आपके ले लेता हूं. इस स्लाइड को जरा देखिएगा. ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक आइलेट्स में कहते हैं पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, कि एक पिक्चर के थ्रू आप बहुत. इधर इब्रार साहब ने पूछा है कि बाइसिकल राइड कैन बी इंप्लीमेंटेड फॉर ऑफिस गोज इन कंट्री लाइक पाकिस्तान. बिल्कुल आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मगर फिर उसके लिहाज से आपको अपने ऑफिस को चैनल करना चाहिए, सबवेज बनाने चाहिए, और आपको अपने कहा गया था कि 2 बजे तक इसे फिनिश करना है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का इशू है, ये मैंने आपको इकोनॉमी से रिलेटेड बता दिया है. आपके डेट हैं, फॉरेन रिजर्व्स आपके खत्म हो रहे हैं आपके इकोनॉमी के ऊपर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये कुछ आपकी मेजर इंडस्ट्रीज हैं. इधर किसी ने लिखा क्वेश्चन आंसर तो ठीक है करते हैं. कोई कह रहे हैं कि बाइसिकल यूज करना नहीं. देखिए आप ये ना समझे कि अमेरिका कनाडा की लाइफ बहुत मुश्किल है. कोई रह के अगर आया हो ना, मेरे ख्याल से आपको पता चल जाएगा कितनी मुश्किल है. पाकिस्तान इज अ पैराडाइज. जो हमारी यहाँ मेरे ख्याल से चैलेंजेस उस तरह नहीं है जितने आप बाहर समझते हैं. बाहर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है. 18 साल के बाद आपको खुद कमाना है, अब्बा जी ने कुछ देना नहीं, आपने जो कुछ करना है खुद करना है.
एजुकेशन खुद अफोर्ड करनी है, शादी खुद करनी है, सब कुछ खुद करना है, घर सब कुछ खुद करना है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पाकिस्तान में बने बनाई बैठे बिठाई मिल जाती हैं। शुक्र करें आपके वालिदैन आपको और हमें पढ़ा देते हैं, अगर ना पढ़ाएं तो हम शायद मेरे ख्याल से मेजॉरिटी जो है हम ये एक अंडरग्रेड भी ना कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं, मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट्स हैं। आईएमएफ का ये पहला पॉइंट होता है कि आपने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स करनी है, मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट करनी है। मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट क्या है कि आपने मॉनेटरी टाइटनिंग करनी है इंटरेस्ट रेट के थ्रू, आपने एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना है, आपने अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना है और रेगुलेटरी ड्यूटीज आपने लगानी है। एक्सपेंडिचर कंट्रोल कैसे करना है, वो आपका कहेगा कि आपने लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस को पैसे नहीं देने, आपने पाकिस्तान रेलवेज को नहीं देने, स्टील मिल को नहीं देने, आपने पीआईए को नहीं देने, आपने एक दो और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लॉस में जा रही हैं, पीएसओ, आपने इनको पैसे नहीं देने, आपने पेट्रोल पे सब्सिडी नहीं देनी, आपने इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी नहीं देनी। ये बेसिकली एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने के वो आईएमएफ आपको तरीका कहता है, तरीकाकार बताता है। और ये उसकी सजेशन इतनी बुरी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सब्सिडीज विड्रॉ कर लेंगे तो आप गरीब को तो वो भी नहीं देंगे, आप यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू जो है सब्सिडीज दे रहे हैं। फिर आपने रेगुलेटरी ड्यूटीज जब ज्यादा लगानी है तो आपने ज्यादा उनकी महंगाई कर देनी है। ये कुछ प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान के मेजर। मतलब अगर मैं लिखूंगा इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से ये इतने पॉइंट्स मोर देन सफिशिएंट है एक पूरा कंप्लीट ऐसे लिखने के लिए, कि मैंने उनको बताना है कि मॉनेटरी टाइटनिंग क्या है, रेट एडजस्टमेंट क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, एक्सपेंडिचर कंट्रोल किस मद में मैं करूंगा, क्यों करूंगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बजट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट्स क्यों अराइज होते हैं, लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस क्या है। लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ये है कि आपके मुल्क में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, आपके यहाँ कोई वन विंडो सेल नहीं है, आप यहाँ से बैठ के यूके अमेरिका में एक फर्म रजिस्टर कर सकते हैं। पाकिस्तान में आपको जलील होना पड़ेगा, कभी SCCP के पास, कभी FBR के पास, कभी पंजाब अथॉरिटी के पास, कभी कहीं कभी कहीं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान इज नॉट अ वेरी बिजनेस फ्रेंडली कंट्री। मतलब बिजनेस तो ये होता है कि आप ये यूं करें और आपका काम हो जाए, ये बिजनेस होता है। नोबडी वांट्स हिज कैश फ्लो टू बी डिस्टर्ब। इधर हम लोगों का 10-10 साल के लिए कैश फ्लो डिस्टर्ब करके बैठ जाते हैं। उसके अलावा आपका एक्सचेंज रेट का एक प्रॉब्लम है, वो आपने बहुत जरूरी है कि आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर आपका एक और इशू है, वो है एनर्जी क्राइसिस। पाकिस्तान की इकोनॉमी का, जिस मुल्क में एनर्जी की अवेलेबिलिटी होगी उधर प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, उधर आपकी मैन्युफैक्चरिंग बेस भी ग्रो करेगी। जब आपके पास एनर्जी होगी तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, मैन्युफैक्चर भी कर सकेंगे। ये सारे प्रॉब्लम्स एनर्जी ड्रिवन है। वैसे मैं PMLN की गवर्नमेंट को, भले उन्होंने गंदे प्रोजेक्ट्स किए हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैं ये जरूर क्रेडिट देता हूं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की निस्बत उन्होंने एनर्जी को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज किया। अगर PTI की गवर्नमेंट होती तो शायद ये भी ना कर पाती। मतलब मेरा एक ओपिनियन है, आई कुड बी रॉन्ग अबाउट इट, मगर मेरा ओपिनियन यही है कि PMLN ने एनर्जी, भले उन्होंने महंगी कर दी तो सही बिजली। अगर ये पीपल्स पार्टी ने के 2008 से, आप लोग तो उस टाइम बहुत यंग होंगे, 2008 से लेकर 2013 के दरमियान बिजली का कोई पता नहीं था कि कब आएगी कब जाएगी, रातों की नींदें हराम हुई हुई थी। उसके बाद जैसे ही ये आई PMLN तो उसने थोड़ा बहुत बेहतर काम किया। उसके बाद आपकी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये एक सेपरेट लेक्चर वैसे बन सकता है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रॉब्लम ये है कि आप अपने इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की वजह से आपने अपनी इंडिजिनस इकोनॉमी भी लूज करनी शुरू कर दी टू चाइना। मतलब मैं मिसाल देता हूँ, एक टोनर बनता है अगर प्रिंटर का, आपके मुल्क में बनता है 100 रुपए का, चाइना में बनता है 30 रुपए का। एक पेन चाइना में बनता है 20 रुपए का, आपके मुल्क में बनता है 80 रुपए का, क्योंकि आपके मुल्क में बिजली महंगी है। मतलब आपके मुल्क में एक्सपर्टीज नहीं है, मशीनरी पुरानी है। मतलब ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपके मुल्क में उल्टा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। मतलब अब तो वो दौर चला गया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप देखिए चाइना ने कितनी तरक्की की है यार। एक आप रिपोर्ट पढ़ें, इट हैव लिफ्टेड मोर देन 500 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी इन अ स्पैन ऑफ 30 years। 30 सालों में उन्होंने 50 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से ऊपर किया। एंड द रिचेस्ट आर नाउ आफ्टर अमेरिकन वो चाइनीज बनते जा रहे हैं।
आपके मुल्क में तो छोटी सी मतलब उन्होंने प्रोडक्ट्स की वो रेंजें क्रिएट कर दी हैं प्रोडक्ट्स की कि दे आर अनइमेजिनेबल। मतलब जापान वो पहले बना, मतलब पहली दुनिया में हुआ यही ना कि सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए शुरू में इसने अमेरिका ने, थोड़े बहुत यूके बनाता रहा, जर्मनी, फिर अमेरिका आ गया, उसने टोटल मोनोपोली क्रिएट कर ली। फिर उसके बाद उसने जब वो कहा कि बस बन चुका है, उसने जापान को दे दिया, फिर जापान ने किया, फिर उसने उसको ताइवान को दे दिया, फिर ताइवान से साउथ कोरिया में चला गया, फिर साउथ कोरिया के बाद अब चाइना के पास चला गया है। मतलब बाकी चीजें आप देखें ना, नॉर्वे की थी कंपनी नॉर्टन, क्योंकि मैं साइंसेस का बैकग्राउंड रखता हूं तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है, मैंने काम किया है। एक वक्त था कि नॉर्वे और सीमेंस इसका इक्विपमेंट को ट्रस्टवर्दी समझा जाता था। आज सारी मार्केट में जो है वो इक्विपमेंट किसका है? चाइना का, हुआवे का है, ZTE का है, जोंग का है। मतलब ये सारा आ गया ना। मतलब नोबडी कुड एवर थिंक कि किसी टाइम पे भी नोकिया कहीं फाल्टर करेगा, सीमेंस का कोई डिक्लाइन आएगा, क्लैरियंट का कोई डिक्लाइन आएगा, ABB का कोई डिक्लाइन आएगा। मगर ये सब पॉसिबल है क्योंकि उनकी भी इंडस्ट्रियल बेस को श्रिंक करके चाइना में ले गए। ऑब्वियसली उन्होंने चाइना से बनवाना शुरू कर दिया, मतलब चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग करके कॉपी पेस्ट कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट, उसके बाद सर्कुलर डेट में आपको बता चुका हूं, बहुत ज्यादा इशू है पाकिस्तान के लिए, आपकी इकोनॉमी के लिए। सर्कुलर डेट की वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है आपका टैरिफ और आपकी हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी। सर्कुलर डेट इसकी वजह से आपके पूरे पावर सेक्टर को किसी भी टाइम दोबारा हिला के रख सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर आपकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लो टैक्स टू GDP रेशियो। जब लो टैक्स टू GDP रेशियो होगा, इसका मतलब है कि आपने कमा के देना था 100 रुपए, आपने कमा के दिया 50 रुपए। अब आपने 50 रुपए के लिए हर वक्त कभी बैंकों के पीछे जाना है, कभी कुछ करना है, डेट सर्विसिंग करनी है, ये सारे आपने काम करते रहेंगे। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में आपको बता चुका, वाटर शॉर्टेज एज सच आपके मुल्क में नहीं है, मगर मेन चीज वेस्टेज है, कलेक्शन ऑफ वाटर है। मतलब आप तो पानी को तो ऐसे इस्तेमाल करें जैसे जिंदगी का आखिरी सांस हो। बाहर तो इसकी कीमत है यार, पाकिस्तान में तो हर चीज मुफ्त में मिली है। सब्जी लेने जाएंगे यहाँ तो आपको जो 30 मतलब 100 रुपए की सब्जी मिलेगी, वो बाहर आपको 70 या $50 में मिलेगी। इट्स नॉट वेरी इजी। इसलिए तो वो ऑर्गेनिक फूड को हेल्दी फूड कहते हैं, ठीक है, और बाकी बर्गर शर्गर जो है उसको वो जंक कहते हैं। मतलब एनीथिंग दैट इज वेजिटेबल, एनीथिंग दैट इज फ्रूट, दैट इज ऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक है और वो महंगा है। $50-60 का आपको एक सब्जी का एक टाइम की सब्जी मिलेगी। बाहर चलें, ये तो इस तरह की इश्यूज है। आपकी वाटर की इंपॉर्टेंस जो है वो आपकी पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन डिक्रीज होती जा रही है। इस्लामाबाद में जो हमारे दोस्त रहते होंगे, कराची में तो बहुत बुरे हालात है पानी के, अदर देन सम पोश एरियाज। इस्लामाबाद में मैं 2 साल सर्व करके आया हूँ और इस्लामाबाद में इंतहाई बुरे हालात हैं। किसी ने पूछा है सर हाउ विल वी जस्टिफाई एडवांटेज ऑफ ऑरेंज ट्रेन। कैसे ऑरेंज ट्रेन के तो ऊपर क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, ऐसे कभी नहीं होता, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। ये हाथ डॉन के सारे एडिटोरियल जो है ना वो आपके CSS से रिलेटेड नहीं है। आपको कैपिटल पनिशमेंट पे ऐसे आ सकता है, करंट अफेयर्स के पैसे इसमें पेपर में आपको कैपिटल के पनिशमेंट के ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको वुमेन राइट्स की वायलेशन के ऊपर, वुमेन राइट्स के ऊपर ऐसे में पेपर आ सकता है, करंट अफेयर के पेपर में कभी भी नहीं आएगा। ये मतलब आप लोग, चूंकि मैं इधर अकेडमी में 2-3 चीजें करवा रहा हूं तो मैं ज्यादा उन चीजों को ओपिनियन नहीं दे सकता, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट योर टीचर फॉर दैट and since I'm not your teacher on that topic, I'm not qualified to give an assessment or any opinion. मैं ये समझता हूं। उसके अलावा लैक ऑफ कंटिन्यूटी इन पॉलिसी है, लो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल है, लो एम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं। देखिए, जब तक आप किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, जब तक आप किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, you will never be able to tap his potential। मैं मौ ज़ेदुंग की बात सुन रहा था एक, उसमें मौ ज़ेदुंग जब आया आज से मतलब 70s में, उस 60s के करीब, उसने कहा कि जब तक मैं हर चाइनीज को जॉब नहीं दे दूंगा ना, मुझे ये नहीं पता चलेगा कि क्रिएटिविटी का स्पार्क कहाँ है और कौन सा स्पार्क मैंने यूटिलाइज करना है टू कन्वर्ट इट इनटू अ बर्निंग फ्लेम। उसने कहा मैं हर बंदे को जॉब दूंगा, मैं हर बंदे को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, फिर उसके बाद मैं सेग्रीगेट करता रहूंगा कि कौन से बंदे रनिंग हॉर्सेस हैं, किन में फ्लेम है, एंड देन दीज वर द पीपल हु एक्वायर्ड
एजुकेशन 70s तक उन्होंने अपने चाइना ने 70s तक एजुकेशन और हेल्थ के इश्यूज से जान छुड़ा के अपने बहुत बड़ी एक चंक को अमेरिका भेज दिया पढ़ने के लिए। वो जब पढ़ के आए 80s से शुरू हुए और 2010-2012 में चाइना जो है वर्ल्ड जायंट बन गया। दुनिया में किसी को कंपेटिटिवली विन करने का तरीकाकार या अपनी पोटेंशियल को शो करने का तरीकाकार बेस्ट है थ्रू एम्प्लॉयमेंट या थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। इफ यू डोंट हैव एन, देखे ना गुर्बत क्या है, गुर्बत तो एक पैसा ना होना, गुर्बत यह है कि खाने पीने के लिए कुछ ना होना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ना होना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ अ बिग डायमेंशन ऑफ योर पॉवर्टी। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी, ठीक है ना। जैसे ही आपकी वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी आप पॉवर्टी की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कुछ प्रॉब्लम है, एनर्जी का प्रॉब्लम है आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, वाटर, गैस, स्किल्ड मैन पावर का है। मैंने इनको बड़ा एलैबोरेटली लिखा है, ये मोर देन सफिशिएंट एक्सप्लेन करने के लिए। आपकी लॉ एंड ऑर्डर का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज के ऊपर झगड़े, साल लंबी लिटिगेशन। मुझे आज अब 2012 का उस दिन गवर्नमेंट का केस था, वो 2020 में उसकी रिट का अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। तो कैसे गवर्नमेंट के रेवेन्यू फंसा पड़े, भले रेवेन्यू ना भी हो। एक केस तो 10 साल के लिए लटक गया ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक हमारा ऑर्डर चैलेंज कर दिया, मतलब एफबीआर का, वो यार 15 साल के बाद जाके रिमांड बैक हुआ है। 15 साल के बाद एफबीआर को उसके पर एक्शन करने का मौका मिला, तो कहाँ रह जाएगी फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। इतना जब आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेजर प्रॉब्लम है लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, लैक ऑफ competitive environment, lack of competitive staff, unavailability of machinery, poor infrastructure, और आपने अपना जो क्रॉस कैपिटल एक्सचेंज है मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ, जो अमेरिका चला गया वो वापस नहीं आता, जो कनाडा चला गया वो वापस नहीं आता, जिन्होंने इधर रह के मोनोपोलीज क्रिएट करनी है वो वापस आ जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के बेतहाशा तरीके हैं। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के सबसे बेहतर तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने एरियाज आइडेंटिफाई करें जो आपको इमीडिएटली कोई रिवॉर्ड कर सकते हैं। आपने ये देखना है कि आपने किस लेवल की एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, आपने उनको सेग्रीगेट कर लेना है। उसके लिहाज से आपने उनकी इंडस्ट्री को देखना है। कुछ इंडस्ट्रीज को आपको पेट्रोनाइज करना पड़ेगा, कुछ इंडस्ट्रीज को पेट्रोनाइज करने के लिए आप उनको टैक्स ब्रेक देंगे, आप उसको लिक्विडिटी देंगे, आप उसको लोन देंगे, आप उसको कहता है टैक्स हॉलीडे देंगे। एक तो ये तरीका कार है, लोन्स देंगे बैंकों के थ्रू। उसके अलावा आप उनको एक्सपोर्ट का मार्जिन देंगे कि आप अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको इतना मार्जिन मिलेगा। ये सारे इंसेंटिव्स के टूल्स आपने यूज करने पड़ेंगे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, इंकरेजमेंट के लिए कुछ करेंगे, ये तरीका कार है। उसके अलावा आप कल्चरल एक्सचेंज, आप टेक्निकल एक्सचेंज प्रोग्राम्स इनिशिएट कर सकते हैं। ये सारी सजेशंस है जिसके थ्रू आप अपने मुल्क में कर सकते हैं, या आप अपने मुल्क में एक फॉरेन रिपैट्रिएशन प्रोग्राम शुरू करें। पाकिस्तानी जो बाहर पढ़े लिखे बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज में काम करें, अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, वो आए आपके मुल्क में, आके डिपार्टमेंट्स को बनाएं, तब जाके आप एक एम्प्लॉयमेंट वाला नया सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। और आपके मुल्क में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की रेंज बहुत छोटी है, पाकिस्तान कोई इतने अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाता। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर सोसाइटल ट्रेंड्स हैं, इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बहुत थोड़ी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ना होने के बराबर है। एंटरप्रेन्योरशिप हमारे मुल्क में क्या है, बर्गर सारे बनाना शुरू कर देते हैं, सारे पिज्जे बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब ये अजीब व गरीब सा हमारे मुल्क में ट्रेंड है। सारे शुरू होते हैं तो कोई ब्रांड में शुरू हो जाता है, मतलब एक्सपोर्ट वाला काम नहीं है। जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे एक एक्सपोर्टर का काम याद आता है, उसे अमेज़न याद आया, वो बेसिकली ना सिल्वरवेयर बनाता था और एक्सपोर्ट करता था अमेज़न को। और हमारे इतने कोई घटिया किस्म के लॉज बने हुए हैं, टैक्स लॉज, उस बेचारे को जलील करके रख दिया हमने, उसको हमने एक्सपोर्टर का लाइसेंस नहीं दिया, इतना तंग। वो फिर वो मैं और मेरी चीफ कमिश्नर पर्सनली इन्वॉल्व होकर हमने तमाम रूल्स को इग्नोर करके उसको मैन्युफैक्चरिंग का और एक्सपोर्टर का स्टेटस दिया, ताकि वो अमेज़न में एक्सपोर्ट करे, बाहर से अमेज़न उसका पिक करे, उसको उसके ऊपर डॉलर उसको मिलते रहे। तो ये तो हालात है हमारे मुल्क में। हमें इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ जानी चाहिए यार। इंडस्ट्रियल रिसर्च हो, भले 2 पेज की हो, आप लोग जो भी लिखें यार, मुझे नहीं गर्ज कि आप कितने पेजेस लिखते हैं। अगर आप 2 पेज लिखते हैं, दे शुड बी अनबीटेबल। 3 पेज लिखें, अच्छा लिखें, अपने नॉलेज में से लिखें, कॉपी पेस्टिंग ना हो। कॉपी पेस्टिंग का कल्चर
हमारे यहाँ बहुत है, मगर अब आप CSS की फील्ड में हैं तो मैं आपको यही कहूँगा, इंशाल्लाह अगर एक आपके साथ इस पे एक सेशन रखूंगा इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है कि जिसमें मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आपने अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग, मेंटल होराइजन, ये सब चीज़ें कैसे करनी है, ताकि आप लोग जो हैं होपफुली आप अपनी ना रिसर्च वाली साइड पे, रीडिंग साइड पे, इन्वेस्टिगेशन साइड पे, हाउ साइड, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ कम, इन साइड को इम्प्रूव कर सकें। और ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, अगर ख़त्म नहीं हो गई तो। सॉल्यूशंस क्या हैं इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के? माइक्रो क्रेडिट, EPZ, आप एक्सपोर्ट प्रोसेस। माइक्रो क्रेडिट का मतलब ये है, इनकी क्लास है मेरे ख्याल से, आप इनको देख लीजिएगा। मैं समझता हूँ इसको एंड करते हैं, अगर मजीद जरूरत पड़ी तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा इंशाल्लाह। आई होप यू हैड अ गुड टाइम विद मी, तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग मी फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड टाइम। तो इंशाल्लाह विल मीट सून। बहुत शुक्रिया।